उसकी तेजी दिमाग के ताबे फरमान थी और उसका दिमाग मेरे कंट्रोल में था। आखिर वो थक कर जरा पीछे हो गया और बर्फ गाड़ी पर बैठकर हाँफने लगा। अब वो शिकस्त खुर्दा अंदाज में सोच रहा था, अब वाकई ये तो कोई रूह मालूम होती है, लेकिन जब इसने तैयार से छलांग लगाई थी तो इस वक्त सोनिया का ठोस जिस्म था, अभी ये रूह कैसे बन गई? उसने सोनिया को देखते हुए पूछा, क्या तुम सोनिया नहीं हो? सोनिया ने कहा, कौन सोनिया? मैं किसी सोनिया को नहीं जानती। वो हैरानी से बोला, ताज्जुब है, तुमने फ्रैंकफर्ट से यहाँ तक मेरे साथ त्यारे में सफर किया था? सोनिया उसके करीब जाती हुई बोली, अच्छा तो तुम इस जिस्म को सोनिया कह रहे हो? मुझे बताओ, क्या इस जिस्म का नाम सोनिया था? था नहीं है, तुम्हारी बातें मुझे उलझा रही हैं। खुदा के लिए मुझे बताओ, तुम कौन हो? सोनिया गहरी संजीदगी से कहने लगी, तुम यकीन करो या ना करो, मैं 25 बरस से अपने बेटे की तलाश में यहाँ भटक रही हूँ और तुम मेरे बेटे हो। 25 बरस से? उसने हैरानी और बेयकीनी से पूछा, क्या तुम दुनिया के किसी और इलाके में मुझे तलाश नहीं कर सकती थी? इस सर्द इलाके में क्यों भटक रही हो? सोनिया ने बड़े ही गंभीर लहजे में जवाब दिया, क्या तुम नहीं जानते कि बहुत सी चीजों को फ्रिज में या बर्फ खाने में या किसी सर्द जगह हिफाजत के लिए रखा जाता है? मेरी रूह इस सर्द इलाका में महफूज रह सकती थी। मैं इस इंतजार में थी कि मुझे किसी औरत का मुर्दा जिस्म मिलेगा तो मैं उसमें समा जाऊंगी, मगर ये ऐसा सर्द इलाका है कि यहाँ से किसी औरत का गुजर नहीं हुआ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस जिस्म को मुर्दा देखा जिसे तुम सोनिया कहते हो। यह सर्दी से ठुठर कर मर गई थी। ओह! चंबनेरी शदीद हैरानी से उसे देखने लगा। तो तुम अब सोनिया नहीं हो, मेरी मेरी माँ हो? हाँ, मैं वही हूँ जिसे तुम माँ कहने से इनकार करते हो। मुझे क्या मालूम था कि जिस बेटे के लिए मैं भटक रही हूँ वो मुझे जवान रूप में देखकर दुश्मन बन जाएगा। मैंने अपनी खुशी से ये जवानी कबूल नहीं की। इत्तेफाक से एक जवान औरत का जिस्म मिल गया तो मैं क्या करूं? वो कदरे नादम होकर बोला, सॉरी मम्मी, मैं आपका नहीं, इस औरत का दुश्मन था जिसका जिस्म में आप मुझसे मिलने आई हैं। वो जरा करीब आकर बोली, इसका मतलब ये है कि हम दोनों गलतफहमी का शिकार हो गए थे। तुम मुझे सोनिया समझकर दुश्मन बन गए और मैं तुम्हें नाफरमान बेटा समझती रही। चमनेरी ने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर कहा, मम्मी, मैं कितना बदनसीब हूं कि 25 बरस के बाद आपके करीब आकर आपको छू नहीं सकता, आपके सीने से नहीं लग सकता। क्यों नहीं मेरे बेटे? माँ का सीना सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम मुझे इसलिए हाथ न लगा सके कि गुस्ताख बन गए थे। अब तो एक फर्माबरदार बेटे हो, आओ। सोनिया ने आगे बढ़कर उसके सर को अपने सीने से लगा लिया। वो बर्फ गाड़ी पर बैठा हुआ था, इसलिए सीने से लग गया, वरना वो तो ऐसा कदावर था कि सोनिया उसके सीने तक न पहुंच सकती। ऐसे मुकाम पर एक हकीकत रोशन होती है कि मर्द कितना ही कदावर हो, वो अपनी माँ के कद से कभी ऊंचा नहीं होता। वो बात बात पर घुराने वाला दरिंदा, वो बददिमाग चंपनेरी माँ के सीने से लगते ही बच्चों की तरह सिसक सिसक कर रोने लगा। मम्मी, आपने मुझे क्यों पैदा किया? आपने मुझे क्यों दुनिया की ठोकरों में छोड़ दिया? मैं 25 बरस तक आपकी गोद के लिए तरसता रहा और दुनिया वालों पर बरसता रहा। मैं इंसान से दरिंदा बन गया मम्मी। ये बात उसने ऐसे करक से कही कि सोनिया की आंखों में भी बेख्तियार आंसू आ गए। वो आंसुओं में भीग कर बोली, मेरे बच्चे, अब मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। अब दुनिया की कोई ताकत तुझे मुझसे जुदा नहीं कर सकेगी। चंपनेरी ने उसकी आगोश से अलग होकर पूछा, पहले किसने जुदा किया था? मुझे बताओ मम्मी। मैं उस दुश्मन को ऐसी मौत मारूंगा कि देखने वाले इबरत हासिल करेंगे। सब्र करो बेटे, मैं तुम्हें अपने दुश्मन तक जरूर पहुंचाऊंगी, मगर पहले हमें इस इलाके से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। वो उठकर खड़ा हो गया, फिर कहने लगा, एक हफ्ते के बाद एक त्यारा मुझे यहाँ से वापस ले जाने आएगा। मैं आपको अपने साथ ले चलूंगा। अभी हमें शुमाल मगरब की जानब बढ़ना होगा। वहाँ किसी जगह 2 कैबन हैं जहाँ कुछ लोग रहते हैं। अब वहाँ आराम से एक हफ्ता गुजार सकेंगी। सोनिया ने कहा, जब तक मैं एक आज़ाद रूह थी, यहाँ के सर्द मौसम के असर से आज़ाद थी। आप इस जिस्म में समाने के बाद नाकाबिले बर्दाश्त सर्दी लग रही है। आप फिक्र ना करें, मैं आपको सर्दी से बचाऊंगा। फिलहाल आप काफ़ी पिएं। उसने लकड़ी की एक पेटी खोलकर बड़ा सा थर्मोस निकाला, फिर एक मग में कॉफ़ी उंडेल कर उसे अपनी मम्मी की तरफ बढ़ा दिया। दुनिया के इस बर्फ खाने में गर्मा गर्म कॉफ़ी बहुत बड़ी नेमत थी। मैंने पूछा, क्यों सोनिया, कैसी रही? मज़ा आ रहा है? कमाल है फरहाद, तुमने इस जंगली को मेरे लिए रहमत का फरिश्ता बना दिया है। मेरी जान, मैंने सुना था कि प्यार की आंच से पत्थर पिघल जाते हैं। मैं चंपनेरी जैसी चट्टान को आजमा रहा था कि ये बात कहाँ तक दुरुस्त है। देख लो, मेरा तजुर्बा कामयाब रहा। वाकई अब मुझे भी चमनेरी पर बड़ा प्यार आ रहा है। अभी मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कहा, मैं अभी इस बात पर रो रहा था कि तुमने मुझे एक देव कामत बेटे का बाप बना दिया है। वो खिलखिलाकर हंसने लगी। चमनेरी ने मुस्कुराकर पूछा, मम्मी, आप किस बात पर हंस रही हैं? वो जरा ठुठक गई, फिर मेरी सोच के मुताबिक बोली, मैं गर्मा गर्म काफी पीते हुए ख्याल ही ख्याल में दुश्मनों तक पहुंच गई थी और देख रही थी कि मेरा बेटा इनकी कैसी पिटाई कर रहा है। उनके मार खाने और रोने पर मुझे हंसी आ गई। चंबनेरी ने अपने चटान जैसे सीने पर हाथ मारकर कहा, मम्मी, आप एक दिन सचमुच
दुश्मनों के सामने कहके लगाएंगी और वो आपसे अपनी जिंदगी की भीख मांगते रहेंगे। बातों के दौरान उसने बर्फ गाड़ी के सामान को तरतीब से रखकर उस पर तरपाल और कंबल बिछा दिया था। एक बिस्तर तैयार करने के बाद उसने कहा, मम्मी आप यहाँ आराम से लेट जाएं, अब हमारा सफर शुरू होगा। सोनिया ने हैरानी से पूछा, बर्फ गाड़ी में पहले ही दुनिया भर का सामान है, फिर मैं भी यहाँ लेट जाऊंगी तो तुम इतना वजन कितनी दूर तक खींचते हुए ले जाओगे? उसने कहका लगाते हुए सोनिया को दोनों बाजुओं में उठाकर कहा, मम्मी दुनिया ने मुझे आपके बाजुओं में खेलने नहीं दिया, मगर मैं आपको अपने बाजुओं के पालने में सुलाया करूंगा। हा हा हा। उसने सोनिया को स्लेज बर्फ गाड़ी पर लिटा दिया, फिर उस पर 2 कंबल और इसके ऊपर बर्फानी रीछ की खाल डालकर उसकी पेशानी को चूमते हुए कहा, ओके मम्मी, अब ये इतनी बड़ी दुनिया सिर्फ माँ बेटे की है, आप आराम से लेटी रहें, रास्ते में जो आएगा मैं ठोकरों से उड़ाता जाऊंगा। हा हा हा। उसने स्लीज की रस्सियों को थाम लिया। उसने रस्सियों को अपने लिए लगाम बना लिया। माँ के लिए बेटा जानवर भी बन सकता है। वो भरपूर कहके लगाता हुआ बर्फ की सतह पर गाड़ी खींचता हुआ शेर की तरह गरजता जा रहा था। हट जाओ, मेरी माँ की सवारी आ रही है। मैं सोनी की तरफ से मुतमईन हो गया क्योंकि एक बूढ़ा बेटा उसका मुहाफिज बन गया था। अब उसे सर्दी से, भूख से और दुश्मनों से बचाने की जिम्मेदारी चमनेरी ने अपने सर ले ली थी। उधर से इत्मीनान होते ही मैंने सोचा कि सुपर मास्टर के इन मुसल्ला जवानों की खबर ली जाए जो तैयारे के अंदर सर्दी से टुटर रहे थे। तैयारा बर्फ में धंसा हुआ था। बाहर निकलने का दरवाजा अंदर से लॉक था। उसकी चाबियां एक नौजवान के पास थी, लेकिन वो दरवाजा खोलकर बाहर जाने की जुर्रत नहीं कर सकते थे। बाहर बर्फ के उस जहन्नुम में 70 दर्जा इंजमात की सर्दी थी। तैयारे से निकलते ही वो बर्फ के बेजान मुजस्समे बनकर रह जाते। ना जाए रफ्तन ना पाए मानदन वाली बात थी। एक नौजवान ने बुरी तरह कांपते हुए पूछा, रॉबर्ट, हम यहाँ कब तक पड़े रहेंगे? जब तक के बैरूनी इमदाद हम तक नहीं पहुंचती। हमें सब्र करना होगा। सब्र करना और बात है, ऐसी तकलीफ बर्दाश्त करना और बात है। भाई गॉड, कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे रही है। जब जवाब दे दे तो मर जाना। मैं तुम्हारे मरने का तमाशा देखूंगा। आर्थर आर्थर के पास बैठे हुए एक नौजवान ने गुस्से से कहा, रॉबर्ट, तुम्हें हमारा लीडर इसलिए नहीं बनाया गया कि ऐसे वक्त तुम दुश्मनों की तरह संगदिली का मुजाहरा करो। रॉबर्ट ने उसके मुंह पर थूकने के अंदाज में कहा, चुप सुअर के बच्चे, मैं मरने वाले सुअरों का लीडर नहीं बन सकता। जिसे गाली दी गई थी वो कंबल को एक तरफ फेंक कर उछल पड़ा। फिर रिवॉल्वर निकाल कर बोला, रॉबर्ट, मैं तुझे गोली मार दूंगा। रॉबर्ट ने भी कंबल को एक तरफ हटाकर कहा, यह तो कोई जवां मर्दी ना हुई। अगर यह आजमाना चाहते हो कि मैं लीडर बनने के काबिल हूं या नहीं तो रिवॉल्वर फेंक कर मुकाबला करो। आर्थर ने अपनी जगह से उठकर कहा, आपस में लड़ना दानिशमंदी नहीं है। दानिशमंदी? रॉबर्ट ने आर्थर को भी गाली देते हुए कहा, मालूम होता है कि तुम्हें तुम्हारी माँ ने नहीं, किसी गधी ने दूध पिलाया है। आर्थर ने एक बारी ही उछल कर रॉबर्ट के सीने पर लात मारी। वो लड़खड़ाता हुआ दीवार से टकरा गया। आर्थर के साथी ने भी उस पर छलांग लगाई, मगर हाल ही दीवार से टकरा गया। रॉबर्ट फुर्ती से अपनी पोजीशन बदलकर आर्थर से मुक्केबाजी में मसरूफ हो गया था। वहां 5 नौजवान थे। 3 जवानों को लड़ते देखकर बाकी 2 ने बच बचाव कराने की कोशिश की। इसी कोशिश में वो भी मार खा गए। अब वो बुजदिल तो नहीं थे कि मार खाकर बैठ जाते। वो भी ईंट का जवाब पत्थर से देने लगे। नतीजा ये हुआ कि जरा सी देर में अच्छा खासा हंगामा बर्पा हो गया। तैयारी की महदूद फिजा में चीखों पुकार की आवाजें गूंजने लगी। हा हा, कोई मार रहा था। हाय हाय, कोई मार खा रहा था। हुआ, कोई हमला कर रहा था। अड़ड़ धड़ाम, कोई दीवारों से और सामान से टकराकर गिर रहा था। वो सब जैसे पागल हो गए थे। इनकी ख्वाहिश यही थी कि मारते रहें या मार खाते रहें। बाज हालात में इंसान को हैवान बनने में बड़ा मजा आता है। फिर रॉबर्ट ने अचानक स्टेन गन उठाकर इन्हें ललकारा। हॉल्ट! एकदम से सन्नाटा छा गया। जो जहां था वहीं रुक गया। अब उस महदूद फिजा में सिर्फ जवानों के हाँपने की गर्म सरगोशियां उभर रही थी। रॉबर्ट ने कहा, आर्थर और माइक, मैं माफी चाहता हूं कि तुम दोनों को गालियां दी। लहू गर्म रखने के लिए इसके सिवा कोई चारा ना था। मुझे यकीन है कि अब तुम लोगों को सर्दी नहीं लग रही होगी। यह कहकर रॉबर्ट ने स्टेन गन को एक तरफ रख दिया। वो सब हैरानी से अपने आप को टटोलने लगे। वाकई वो अपने अंदर हरारत महसूस कर रहे थे। फिर वो खुशी से चीखते हुए नाचने लगे। ब्रावो मिस्टर रॉबर्ट, तुम सही मानो में एक ज़हीन लीडर हो। रॉबर्ट ने कहा, अब तुम में से एक जवान काफी तैयार करे, हम पायलट की खबर लेते हैं। वो एक नौजवान के साथ पायलट रूम का दरवाजा खोलकर दूसरी तरफ गया तो सर्द हवा के झोंके आने लगे। इस हिस्से की विंडो स्क्रीन टूट गई थी और अब पायलट की लाश पर बर्फ जम रही थी। वो ज्यादा देर तक सर्दी में न ठहर सके। वापस आकर दरवाजे को बंद कर दिया था। काफी पीने के दौरान माइक ने पूछा, हम किस तरह मदद हासिल करने के लिए किससे राब्ता कायम करेंगे? हमारे पास ट्रांसमीटर भी नहीं है। रॉबर्ट ने कहा, बस एक ही उम्मीद है कि यहाँ कैबन वालों ने तैयारे के गिरने की आवाज सुनी होगी। वो हमारी मदद के लिए आ सकते हैं, और अगर कैबन का कोई शख्स यहाँ ना आए तो? रॉबर्ट ने नागवारी से जवाब दिया, अहमकाना सवाल न करो। जाहिर है हम बैरूनी इमदाद के मोहताज हैं। इन कंबलों को लपेट कर बाहर नहीं निकल सकते। हमें उम्मीद पर जिंदा रहना होगा या फिर मर जाना होगा। इसके अलावा किसी के जहन में कोई तदबीर है तो मुझे बताए। सब खामोश होकर सोचने लगे। थोड़ी देर के बाद एक ने कहा, अगर चंबनेरी यहाँ तक पहुंच जाए तो हमारे काम आ सकता है।
वो कैबिन तक जाकर हमारे लिए मदद हासिल करेगा। दूसरे ने कहा, पता नहीं वो पागल का बच्चा कहाँ होगा। सोनिया से आंख मिचौली खेल रहा होगा। वो चालाक औरत आसानी से इसके हाथ ना आएगी। रॉबर्ट ने एक जोर का कैक्का लगाते हुए कहा, सुपर मास्टर के सामने बड़े बड़ों की चालाकी धरी रह जाती है। सोनिया जैसी चालाक औरत ये सोच भी नहीं सकती थी कि इसके हाथ में आहनी सलाख क्यों पकड़ाई गई है। एक ने कहा, गड़े और खाइयां मालूम करने के लिए। नहीं, ये पहाड़ी इलाका नहीं है कि यहाँ गड़े और खाइयां होंगी। ये मंतका बारदा शुमाली का मैदानी इलाका है। यहाँ की जमीन मस्ता है। बर्फ के ऊंचे नीचे टीले और रास्ते हैं, मगर गड़े नहीं हैं। चमनेरी मकनातीसी आले के जरिए इस आहनी सलाख तक पहुंचकर सोनिया को बर्फ में दफन कर चुका होगा। ऑर्थर ने कहा, वाकई सुपरमास्टर की जहानत का जवाब नहीं है, मगर वो चमनेरी शिकार खेलने के बाद कैबिन की तरफ जाएगा। शायद उसने त्यारे के गिने की आवाज सुनी हो। रॉबर्ट ने यकबयक चौंक कर कहा, वो इधर आ सकता है। त्यारे का ढांचा फुलाद का है। मकनातीसी आले की सुई इधर होगी तो वो इस तरफ आएगा। आर्थर ने गहरी सांस लेकर कहा, ऐसा भी तो हो सकता है कि शिकार खेलने के बाद इस पागल ने मकनातीसी आले को बेकार समझकर फेंक दिया हो। माइक ने बिगड़कर कहा, आर्थर तुम मायूस करने वाली बातें ना करो। तुम सब हौसला पैदा करने वाली बातें कर रहे हो। कम से कम मुझे तस्वीर का दूसरा रुख दिखाने दो। एक नौजवान ने कंबल को अपने इतराफ अच्छी तरह लपेटते हुए कहा, क्या मुसीबत है, फिर सर्दी लग रही है। गर्म काफी पीने के बाद भी यूं लगता है जैसे शरबत पिया हो। रॉबर्ट ने इसकी तरफ इशारा करते हुए कहका लगाकर कहा, ये उल्लू का पट्टा। हाँ हाँ, मैं तुम लोगों को हुक्म देता हूँ कि इस उल्लू की हंसी उड़ाओ। सब इसकी तरफ देखकर हंसने लगे। हालांकि इन्हें भी सर्दी लग रही थी। वो इस पर उंगली उठाकर कहने लगे, उल्लू। इंसानों के जंगल में एक उल्लू कंबल ओढ़े बैठा है। उल्लू ने इन दोनों की तरफ उंगली उठाकर हंसते हुए कहा, लोग अपने जैसे उल्लू को देखकर ही हंसा करते हैं। हा हा हा। फिर एकदम से हा हा शुरू हो गई। वो एक दूसरे पर आवाजें कस रहे थे और फेफड़ों की पूरी कुव्वत से कहके लगा रहे थे। सर्द हवा फेफड़ों से गर्म सांसें बनकर हारज हो रही थी और इन्हें कदरे हरारत पहुंचा रही थी। इंसान पर ऐसा वक्त भी आता है जब मौत से बचने के लिए कोई हथियार इनके काम नहीं आता। अपनी हालत जार पर सिर्फ कहके लगाने पड़ते हैं। मैं सोने की तरफ वापस आ गया। वो बर्फ गाड़ी पर आराम से लेटी हुई सफर कर रही थी। चमनेरी गाड़ी को बर्फ की सतह से खींचता हुआ और सर्दी से लड़ने के लिए जोर जोर से बेढंगी आवाज में गाता हुआ चला जा रहा था। मैंने पूछा, हेलो सोनिया, क्या हाल है? वो मुस्कुराती हुई बोली, बड़े आराम से हूँ और अपने बेटे का गाना सुन रही हूँ। मैंने कहा, बेचारा सर्दी से बचने के लिए कब तक गाता रहेगा, तुम इससे बातें करो। बातें करने के लिए स्नो मास्क का हड उठाना पड़ता है। देखो, फिर बर्फ के ज़रात मेरे चेहरे पर आकर चुभने लगते हैं। कोई बहुत ज़रूरी बात करनी हो तो बताओ, मैं ये तकलीफ गवारा कर लूंगी। कोई ज़रूरी बात नहीं है तो तुम आराम से लेटी रहो, मैं उसके पास जा रहा हूँ। दूसरे लम्हा मैं चमनेरी के दिमाग में पहुंच गया। वो गाता गुनगुनाता इधर उधर देखता गाड़ी को खींचता जा रहा था। उसकी आंखों पर स्काईलाइट का चश्मा था। उसके शीशों को बर्फ के ज़रात छुपाना चाहते तो वो आस्तीन से इन्हें साफ करता जाता। उसके चारों तरफ यहाँ से वहां तक, जमीन से आसमान तक बर्फ ही बर्फ थी। वो दुनिया इतनी तंग और सुकड़ी हुई नजर आती थी जैसे इन्हें सर्द मुट्ठी में बंद कर दिया गया हो। वो आगे बढ़ने के दौरान कभी कभी कुतुब नुमा को देख लेता था और कैबिन की सिमत मालूम करता रहता था। मैंने इसकी सोच में पूछा, वो मकनातीसी आला मैंने कहाँ रखा है? वो अपनी जेबें और कमर टटोलने लगा। फिर इसकी सोचने का, ओ याद आया, मैंने उसे लकड़ी की पेटी में रख दिया। अब उसकी जरूरत ही क्या रह गई है? मैं सोचने लगा कि चमनेरी और सोनिया को कैबिन की तरफ जाना चाहिए या जहाज की तरफ। अगर वो तैयारी की तरफ जाएंगे तो रॉबर्ट और उसके साथी सोनिया को जिंदा देख लेंगे। सिर्फ यही नहीं, बल्कि सोनिया और चमनेरी की दोस्ती को खतरा समझकर पहली फुर्सत में इन पर गोलियां चलाएंगे। अगर वो दोनों कैबिन की तरफ जाएंगे तो इस वक्त तक कैबिन के कुछ लोग शायद गिरने वाली तैयारी की तलाश में निकल पड़ेंगे। रॉबर्ट से मुलाकात होगी तो इन्हें मालूम हो जाएगा कि सोनिया को मौत की सजा देने के लिए वहां भेजा गया था। ऐसी सूरत में कैबिन वाले सभी सोनिया को जिंदा देकर चंपनेरी को भी दुश्मन समझ लेंगे। इस इलाके के मुख्तसर सी आबादी में जहां दुश्मन ही दुश्मन थे, वहां सोनिया से छुपकर नहीं रह सकती थी। लिहाजा चंपनेरी को इस खतरे का एहसास दिलाना जरूरी था। मैंने कहा, सोनिया, अब अपने चेहरे से स्नो मास्क का हड उठाने की जहमत गवारा करो। ये मालूम करो कि चंपनेरी ने तैयारे के गिने की आवाज सुनी है या नहीं। सोनिया उठकर बैठ गई। फिर इसने हड को ऊपर उठाकर आवाज दी, चमनेरी। यस मम्मी। वो चलते चलते रुक गया। क्या तुमने तैयारे की गिनी की आवाज सुनी है? यस मम्मी, सुनी है। सोनिया ने मेरी सोच के मुताबिक पूछा, फिर तुम उधर क्यों नहीं जाते? वहां जाकर क्या होगा? तैयारे के हादसे में कोई जिंदा नहीं बचता। अगर वहां कोई बचा भी होगा तो सर्दी से ठुठर कर मर गया होगा। सोनिया ने कहा, हमें यही मालूम करना है कि वहां कोई जिंदा बचा है या नहीं। चमनेरी ने करीब आकर पूछा, मम्मी, हमें इनकी जिंदगी और मौत से क्या लेना? चमनेरी, अगर वो मर गए तो बेहतर है, अगर जिंदा रहे तो मेरे लिए खतरा बन जाएंगे। अब वो कैसे? ऐसे कि तुम्हारी माँ सोनिया के जिस्म में है और जब वो सोनिया तुम्हारी दुश्मन थी तो इनकी भी दुश्मन। उसने सोनिया का हाथ अकीदत से थाम कर कहा, नहीं मम्मी, अब ये हाथ, ये सूरत, ये जिस्म मेरे लिए मुकद्दस है।
ये वजूद दुश्मन नहीं, मेरे लिए सायादार दरख्त है। ये तुम कह रहे हो, मगर तुम्हारे साथी ये तस्लीम नहीं करेंगे कि सोनिया मर चुकी है और मैं तुम्हारी माँ हूँ। जो मेरी माँ को तस्लीम नहीं करेगा, मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगा। ये तो मैं भी कर सकती हूँ। सोनिया के जिस्म में आकर मुझे यूं लगता है जैसे मैं जुडो कराटे जानती हूँ। हाँ मम्मी, वो बहुत ही खतरनाक फाइटर समझी जाती थी, लेकिन सिर्फ फाइटर बनने से क्या होता है? क्या तैयारी के लोग मसला नहीं होंगे? हाँ, उनके पास रिवॉल्वर और स्टेन गने हैं। तो फिर तुम्हें जरा अकल से सोचना चाहिए कि वो मुझे सोनिया के रूप में देकर यही समझेंगे कि तुमने सोनिया से दोस्ती कर ली है, उनके दुश्मन बन गए हो। मैं नहीं समझाऊंगा कि तुम मेरी मम्मी हो चंपनेरी, तुम मेरे बेटे हो इसलिए तुमने यकीन कर लिया। लेकिन इस साइंसी दौर में सांस लेने वाले मदप्रस्त लोग ये तस्लीम नहीं करेंगे कि तुम्हारी माँ की रूह सोनिया के जिस्म में समा गई है। वो चंद लम्हों तक सोचता रहा, फिर झिलाकर बोला, इनकी ऐसी की तैसी, जो वो आपकी इज्जत नहीं करेंगे तो क्या मैं इन्हें जिंदा छोड़ूंगा? लेकिन मुसल्लह दुश्मनों के सामने जाने से पहले तुम्हें ये यकीन कर लेना चाहिए कि वो हर हाल में दुश्मन है और उनके लिए माफी की कोई गुंजाइश नहीं है। मम्मी, मैं दोस्त और दुश्मन को नहीं जानता। आपका हुक्म सर आंखों पर, इनके लिए माफी की गुंजाइश नहीं होगी। शाबाश, अब तैयारी की तरफ चलो। मैं क्या जानूं त्यारा कहाँ जाकर गिरा है? बेटे, मकनातीसी आला निकालो, उसकी सुई फौलादी तैयारी की निशानदेही करेगी। ओहो, मैं तो उसे भूल ही गया था। उसने सोनिया को दोनों बाजुओं में उठाकर कहा, मम्मी आप जरा खड़ी हो जाएं, मैं लकड़ी की पेटी से मकनातीसी आला निकालूंगा। सोनिया ने इसकी गर्दन में बाहें डालकर इसकी पेशानी को चूमते हुए कहा, मेरा बेटा मुझे फूल की तरह उठा लेता है। हा हा, उसने हंसते हुए कहा, मैं तन्हा एक हैवी ट्रक को एक तरफ से उठाकर दूसरी तरफ उलट देता हूँ। हा हा। सोनिया उसके बाजुओं से उतरकर खड़ी हो गई। वो कंबल वगैरह एक तरफ हटाकर लकड़ी की पेटी से मकनातीसी आले को निकालते हुए बोला, जानती है मम्मी, सोनिया को बेवकूफ बनाकर उसे आहनी सलाह दी गई थी कि वो रास्ता टटोल कर चलेगी। उसे नहीं मालूम था कि मैं मकनातीसी आले के जरिए आहनी सलाह तक पहुंच सकता हूँ। मगर अफसोस के मेरे पहुंचने से पहले ही वो कुतिया मर गई। क्या कहा? सोनिया ने गरज कर पूछा। मैं तो सोनिया की बात कर रहा हूँ मम्मी। बेवकूफ, अब ये जिस्म मेरा है। सोनिया को गाली दोगे तो वो गाली मुझे भी लगेगी। वो तौबा के अंदाज में अपना मुंह पीटने लगा, फिर बर्फ पर दुजानू होकर इसके कदमों से लिपटते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए मम्मी, मेरे दिमाग में कीचड़ है, कोई बात कह देता हूँ तब समझ में आती है। वो गलत है, आइंदा मैं सोनिया के खिलाफ कुछ नहीं कहूंगा। अच्छा अब उठो, आगे बढ़ो। हम कब तक इस खुली फिजा में रहेंगे? हमें जल्द अज जल्द कैबन या त्यारे के अंदर पहुंचकर गर्म फिजा में सांस लेना चाहिए। थोड़ी देर के बाद वो गाड़ी खींचता हुआ आगे बढ़ने लगा। इस पर सोनिया उसके साथ चल रही थी। उस आहनी सलाख को बर्फ में दफन कर दिया गया था, इसलिए मकनतीसी आला की सुई अब उधर घूम गई थी जिधर वो त्यारा बर्फ में धंसा हुआ था। मैंने कहा, सोनिया जब तुम त्यारे के करीब पहुंच जाओ तो चंपनेरी से कहना कि वो अंदर जाए और उनसे कहे कि उसने सोनिया को तो मार डाला है, मगर अब इसकी रूह इसका पीछा कर रही है। सोनिया ने चंपनेरी को मुखातिब किया, देखो चंपनेरी, अगर त्यारे के लोग जिंदा पाए जाएंगे तो मैं उनका सामना नहीं करूंगी। पहले तुम उनके पास जाकर ये मालूम करना कि वो रूहानी अमल को मानते हैं या नहीं। ठीक है, पहले मैं जाकर कहूंगा मेरी मम्मी सोनिया के रूप में जिंदा हो गई हैं। बताओ तुम लोग मम्मी की इज्जत करोगे या नहीं? ऐसे तो वो कभी यकीन नहीं करेंगे, इज्जत भी नहीं करेंगे। फिर तुम्हें गुस्सा आ जाएगा। मैं नहीं चाहती कि तुम इतने लोगों से तनहा लड़ना शुरू कर दो। फिर मैं क्या करूं? तुम उनसे कहो कि तुमने सोनिया को मार डाला है, मगर उसकी रूह तुम्हारा पीछा कर रही है। वो ठिठक कर सोनिया को सर से पांव तक देखने लगा। उसकी सोच कह रही थी, ये सर से पांव तक सोनिया ही है, कहीं ये मेरी माँ बनकर मुझे धोखा तो नहीं दे रही है। उसकी ज़हनी रो फिर बहक गई। मैंने उसकी सोच में कहा, मैं अजीब पागल हूँ, इसके सीने से लगकर मुझे ममता की छाँव मिल जाती है, फिर भी मैं नालायक हूँ। एक माँ की पकीज़ा गोद में जाकर भी शुबा कर रहा हूँ, मगर शुबा दूर हो जाए तो बेहतर है। मैं मम्मी से पूछता हूँ कि मैं कहाँ पैदा हुआ था। मैंने कहा, लेकिन मम्मी जो जवाब देंगी उसकी तस्दीक कैसे होगी? मैं खुद अपने मुतल्लिक किस हद तक जानता हूँ। इस हद तक जानता हूँ कि मेरी परवरिश करने वाली एक औरत जिसका नाम ग्रीशा था, उसने मुझे 12 साल की उम्र तक अपने पास रखा। उसने बताया कि मेरी माँ ने मुझे, वो सोच रहा था अपनी माँ के मुतल्लिक वो तमाम बातें याद कर रहा था जिन्हें वो सोनिया से पूछने वाला था। वो बातें इसलिए याद कर रहा था कि अपनी माँ और दूसरी औरतों से नफरत करने के दौरान वो बहुत सी बातें भूल गया था। सोनिया ने पूछा, तुम खामोश क्यों हो गए हो? मम्मी, मैं ये सोच रहा हूँ कि आपने मुझे कहाँ जन्म दिया था और क्यों छोड़कर चली गई थी। सोनिया मेरी सोच के साथ साथ कहने लगी, बेटे जब मैं मौजूद हूँ तो मुझसे पूछो, सोचने की क्या जरूरत है? मैंने बड़े मसाइब का सामना करते हुए तुम्हें जन्म दिया है। तुम्हारे बाप के रिश्तेदार ये नहीं चाहते थे कि मैं तुम्हें जन्म दूं। तुम्हारे सौतेले भाई अपने बाप की जायदाद में तुम्हें हिस्सेदार नहीं बनाना चाहते थे। रिश्तेदारों के बहकावे पर तुम्हारा बाप मुझे कत्ल करने पर आमादा हो गया। सोनिया चंद लम्हों के लिए खामोश हो गई, फिर बोली, मैं वहां से जान बचाकर भागी। तुम्हारी पैदाइश का वक्त करीब आ चुका था। तकलीफ की शिद्दत से बुरा हाल था, मगर बहरहाल तुम्हें कातलों से महफूज रखना चाहती थी। जहां तक मेरी कुव्वत बर्दाश्त साथ दे सकती थी मैं भागती चली गई। आहर एक तंग गली से गुजरने के दौरान लड़खड़ा कर गिर पड़ी। चंद लम्हात के बाद ही मैंने वहीं गंदी नाली के पास तुम्हें जन्म दिया था। मेरे चीखने और तुम्हारे रोने की आवाज सुनकर एक करीबी मकान का दरवाजा खुला। फिर एक औरत बाहर आई, उसका नाम ग्रीशा था। मैंने सोनिया को फिर थोड़ी देर खामोश रहने के लिए कहा,
फिर चमनेरी के तासुरात मालूम किए। अब वो सोनिया से बहुत ज्यादा मुतासिर था, क्योंकि जो कुछ वो जानता था वही सब कुछ बता रही थी। उसने पूछा, मम्मी आप मुझे मदर ग्रीशा के पास छोड़कर क्यों चली गई? बेटे, जिस रात मैंने तुम्हें जन्म दिया उस वक्त तूफान और बारिश का जोर था। मोहल्ले वालों को पता न चला कि मैंने किस बेबसी के आलम में तुम्हें जन्म दिया है। दूसरे दिन ग्रीशा ने अपने पड़ोसियों को बताया कि मैं इसकी बहन हूँ, इसलिए ये बात तुम्हारे दुश्मनों तक न पहुंच सकी कि एक फरार होने वाली औरत ने किसी गली में एक बच्चे को जन्म दिया है। मैं 2 माह तक तुम्हारे साथ ग्रीशा के यहाँ छुपी रही। एक इतवार को मैं चर्च की तरफ जा रही थी कि तुम्हारे सौतेले भाई ने मुझे देख लिया। मैं चर्च के दूसरे दरवाजे से निकलकर भागने लगी। चमनेरी ने कहा, लेकिन मदर ग्रीशा ने मुझे ये नहीं बताया था कि दुश्मनों ने आपको चर्च में देख लिया था। सोनिया ने पूछा, ग्रीशा ने क्या बताया तुम्हें? उन्होंने 2 तरह की बातें की हैं। पहले तो वो आपको मजलूम कहती थी, लेकिन जब आप मुझे छोड़कर चली गई तो वो कहने लगी कि कोई आपका और मेरा दुश्मन नहीं था, आपने गुनाह किया था। फिर उस गुनाह के बोझ को मदर ग्रीशा के यहाँ छोड़कर भाग गई। बेटे, मैं ऐसे हालात में भागी थी कि ग्रीशा का मुझसे बदजन होना लाजमी था। वो चाहती थी कि मैं तुम्हारे जायज हकूक के लिए तुम्हारे बाप को अदालत में चैलेंज करूं। मैंने ऐसा करने का वादा कर लिया, मगर दूसरे ही दिन तुम्हारे सौतेले भाई ने चर्च से मेरा पीछा किया। इससे पहले कि मुझे फरार होने के लिए कोई टैक्सी मिलती, उसके आदमियों ने मुझे पकड़ लिया। फिर वो मुझे एक वीरान हवेली में ले गए। वहां मुझे नाकाबिल बर्दाश्त अजियतें देते रहे और पूछते रहे कि बच्चा कहाँ है। आखिर मैं 2 दिन और 2 रातों तक अजियतें बर्दाश्त करते करते मर गई। चमनेरी दोनों हाथों की मुट्ठियां भींचते और दांत पीसने लगा। फिर यकबारगी गरजने लगा, मैंने ऐसी ऐसी अजियतें देकर जिंदा रखूंगा कि वो हर लम्हा आपसे मौत की भीख मांगते रहेंगे। मम्मी, मुझे बताइए वो रास्ता कहाँ है जो इनकी शहर तक जाता है? यूं गुस्सा दिखाने से कोई फायदा ना होगा। हमारे पर नहीं है कि परवाज करते हुए वहां पहुंच जाएं। आखिर जल्दबाजी की जरूरत ही क्या है? हम माँ बेटे मिल चुके हैं, हम इस इलाके से निकलते ही दुश्मनों की खैरियत पूछेंगे। वो किसी कदर शांत होकर आगे बढ़ने लगा। उसकी सोच कह रही थी, मैं किस कदर कमीना हूँ। अपनी माँ को गुनहगार समझ रहा था और अब ये भी शुबा कर रहा था कि ये मेरी माँ नहीं है। मुझे जैसा अहमक तो कोई ना होगा। चलो, ये भी अच्छा हुआ कि मम्मी की जुबान से अपने मुतल्लिक वही बातें सुन ली जो मुझे मालूम थी। अब तो मैं नशे की हालत में भी माँ की ममता और खुलूस पर शक नहीं करूंगा। उसके दिमाग की कोई कल दुरुस्त नहीं थी। बाज़ औक़ात वो अचानक ही कोई बात सोचता और फौरन इस पर अमल करता था। अचानक ही वो उछलकर सोनिया की तरफ पलट गया। सोनिया घबराकर पीछे हटती हुई बोली, क्या बात है? उसका सवाल पूरा होने से पहले ही वो ऊंधे मुंह बर्फ पर गिर पड़ा। फिर उसके कदमों से लिपटकर गिड़गिड़ाकर कहने लगा, मम्मी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आप पर शुबा कर रहा था कि आप मेरी मम्मी नहीं हैं। सोनिया ने दांत पीसते हुए सोचा, मैंने किस पागल के बच्चे को अपना बच्चा बनाया? कमबख्त ने मुझे डरा कर रख दिया। पता नहीं इसके साथ कैसे निभेगी। फिर वो जबरन मुस्कुराती हुई बोली, तुम एक नहीं 1000 बार शुबा करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, माँ ही रहूंगी। मम्मी, आपने मुझे माफ कर दिया, दिलो जान से माफ किया। चलो उठो, अगर तुम इसी तरह कदम कदम पर कदमों से लिपटते रहोगे तो हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकेंगे। उसने उठकर अपने लिबास पर से बर्फ झाड़ी, फिर स्लेज की लगामों को थामकर आगे बढ़ने लगा। उसके दिल में सोने की तरफ से ऐसा यकीन और एतमाद पैदा हो गया था कि अब कोई इस एतमाद को मुतजलजल नहीं कर सकता था। सोनिया आगे बढ़ने के दौरान दूर तक देखती हुई सोच रही थी, कैसी वीरानी और सन्नाटा है। न रात की तारीकी है, न दिन का उजाला। मैंने सुना था कि दुनिया के इस हिस्से में 6 माह तक रात रहती है और 6 माह तक सूरज की हल्की सी रोशनी यहाँ पहुंचती है। शायद इन दिनों 6 माह का एक दिन गुजर रहा है। मैं कभी भी नहीं सोच सकती थी कि जिंदगी के किसी मोड़ पर यहाँ पहुंच जाऊंगी। वाकई ऐसी वीरान जगह यूं लगता जैसे बर्फ की कब्र में से गुजर रहे हो। वहां ना इंसान नजर आते थे, ना जानवर, और ना ही एक दरख्त भी दिखाई देता था। ऐसे ही वीराने और सन्नाटे में अचानक जिंदगी के आसार पैदा हुए। सोनिया और चमनेरी ठुठक कर खड़े हो गए। फिर स्नो मास्क का हड उठाकर आवाजें सुनने लगे। दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई दे रही थी और वो आवाजें आती जा रही थी। चमनेरी ने स्लेज की लगाम छोड़ी, होस्टर से रिवॉल्वर निकालकर सोनिया को दिया। होस्टर से रिवॉल्वर निकालकर सोनिया को दिया। मम्मी, आप इसे बस यूं ही एहतियातन रख लें। मेरी कोशिश यही होगी कि आपको गोली चलाने की जहमत ना उठानी पड़े। मैं आने वालों से निपट लूंगा। उसने अपनी कमर से टेलीस्कोप लगी हुई गन निकाली, फिर आवाज की सिमत का अंदाजा करते हुए दूरबीन से देखने लगा। दूरबीन दूर तक दिखाती है, लेकिन बर्फ की सफेद धुंध में बमुश्किल 15-20 कदम के फासले तक ही देखा जा सकता था। सोनिया ने पूछा, क्या इस इलाके में कुत्ते पाए जाते हैं? चमनेरी ने जवाब दिया, पालतू कुत्ते हैं। बर्फ गाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह खींच कर ले जाते हैं। इसका मतलब है कि वो स्लेज को खींचते हुए इधर आ रहे हैं। उस स्लेज पर आदमी भी होंगे। हाँ, ये लोग यकीनन अपने कैबन से निकल कर आ रहे हैं, वो देखो। चमनेरी ने स्काई लाइट का चश्मा पेशानी पर रख लिया था और इसकी एक आंख दूरबीन से लगी हुई थी। सोनिया ने उधर देखा जिधर चमनेरी की गन का रुख था। बर्फ के गुबार में कुछ धुंधले साए मुतहरक थे। कुत्तों की आवाजें बहुत करीब सुनाई दे रही थी। फिर एक बर्फ गाड़ी नजर आई जिस पर 2 शख्स बैठे हुए थे।
कुत्ता गाड़ी के सवार चमनेरी और सोनिया के दाएं तरफ नजर आए थे। अब बाएं तरफ बढ़ते जा रहे थे। मकनातीसी आले का कांटा भी बाएं तरफ था। इससे अंदाजा हुआ कि वो लोग तैयारी की तरफ जा रहे हैं। चमनेरी ने आवाज दी, हे यू हॉल्ट। उसकी आवाज गोली की तरह सनसनाती हुई दूर तक गई। फिर वो बर्फ गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता रुकने लगी। दूसरी जानब से एक शख्स ने पूछा, हु इज देयर? वहां कौन है? अब बहुत देर बाद इस वीराने में इंसानी आवाजें गूंज रही थी। चमनेरी ने जवाब दिया, चमनेरी फ्रॉम फ्रैंकफर्ट। दूसरा कौन है? सोनिया के चेहरे पर स्काईलाइट का चश्मा और स्नो मास्क था। लिबास भी मर्दों जैसा था, इसलिए वो पहचानी नहीं जाती थी। मैंने चमनेरी की सोच में जवाब दिया, ये मेरा एक दोस्त है। दूसरी तरफ से आवाज आई, हमें इत्तला मिली है कि तुम सोनिया नाम की एक औरत को हलाक करने के बाद तनहा कैबन की तरफ आओगे, मगर एक दोस्त का इजाफा कैसे हो गया? चमनेरी ने कहा, मैं करीब आकर तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। हॉल्ट, करीब आने से पहले अपने हथियार फेंक दो। चमनेरी ने कहा, हम दोस्त हैं और दोस्तों से हथियार फेंकने के लिए नहीं कहा जाता। नो आर्गुमेंट्स, हुक्म की तामील करो और हथियार फेंक कर इधर आओ। मैंने सोनिया से कहा, चमनेरी को समझाओ कि हथियार फेंक दे। सोनिया ने अपना रिवॉल्वर स्लेज पर फेंकते हुए कहा, बरखुरदार उनका हुक्म मान लो, वरना वो खतरा महसूस करते ही भाग जाएंगे, फिर अपनी पूरी टीम के साथ वापस आएंगे। चमनेरी माँ का हुक्म नहीं डाल सकता था। उसने परेशान होकर कहा, मम्मी, हम बिल्कुल निहत्ते होकर इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। आप ही ने तो कहा था कि आपको सोने के रूप में देखकर वो मेरे भी दुश्मन बन जाएंगे। दुश्मन बनने दो। जब मैं तुम्हारी पैदाइश के वक्त तुम्हें दुश्मनों से बचाती रही तो क्या अब तुम्हारी हिफाजत नहीं करूंगी? उसने अपनी गन को स्लेज पर फेंकते हुए कहा, अब मैं बचा नहीं हूँ, आप मुझे शर्मिंदा ना करें, अब मैं आपकी हिफाजत करूंगा। फिर उसने चीख कर इतला दी, हमने हथियार फेंक दिए हैं और आप दोनों हाथ उठाए आ रहे हैं। मैं चमनेरी और सोनिया को छोड़कर उस शख्स की आवाज और लेजे तक पहुंच गया। वो अपने साथी से कह रहा था, जर्मनी से मास्टर ने इतला दी थी कि चमनेरी औरत को हलाक करने के बाद हमारे पास आएगा। ये भी कहा गया था कि वो औरत लोमड़ी की तरह मक्कार है। ऐसा हो सकता है कि उस औरत ने किसी तरह चमनेरी को ट्रैप किया हो, इसलिए वहां एक की बजाय दो नजर आ रहे हैं। उसके साथी ने तायद की, हाँ ऐसा हो सकता है कि उस औरत ने चमनेरी को रिवॉल्वर की जद पे रखा हो। हाँ बिल्कुल यही बात है। वो देखो, चमनेरी दोनों हाथ उठाए आगे है और वो उसके पीछे चल रही है। ये कहते ही वो ललकारते हुए बोला, तुम दोनों आगे पीछे नहीं बल्कि शाना बशाना आगे बढ़ो, कम ऑन हरी अप। वो दोनों अपनी अपनी राइफलें संभाल कर खड़े हो गए। चमनेरी और सोनिया शाना बशाना चलते हुए उनके सामने आ गए। एक ने आगे बढ़कर उनकी तलाशी ली कि कहीं कोई हथियार छुपाकर ना रखा गया हो। सोनिया की तलाशी लेते वक्त पता चल गया कि वो औरत है। उस शख्स ने घुराकर चमनेरी से पूछा, तुमने तो कहा था कि ये तुम्हारा दोस्त है। चमनेरी ने जवाब दिया, बेशक, इस दुनिया में माँ से बढ़कर कोई दोस्त नहीं होता, ये मेरी मम्मी है। उन दोनों ने बैक वक्त हैरानी से पूछा। फिर सोनिया को सर से पांव तक देखा। स्नो मास्क के बायस इसका चेहरा वाज़ेह नहीं था। एक शख्स ने दूसरे शख्स से कहा, सेलर, हमें ये बताया गया है कि चमनेरी आधे दिमाग का आदमी है। अब ये दुरुस्त मालूम होता है, इस वीराने में ऐसा पागल ही अपनी माँ को साथ ला सकता है। सेलर ने अपने चश्मे के शीशे पर से बर्फ को साफ करते हुए कहा, मालन, सवाल ये पैदा होता है कि अपनी माँ को अपने साथ यहाँ किस तरह ले आया, जबकि मास्टर के हुक्म के मुताबिक इसे तनहा आना चाहिए था। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है। सेलर ने अपनी राइफल का रुख सोनिया की तरफ करते हुए कहा, ए बूढ़ी अम्मा, अपने चेहरे पर से मास्क हटाओ। सोनिया ने सिर्फ मास्क का हड उठाकर कहा, मैं बर्फ के इस तूफान में मास्क नहीं उतार सकती, तुम इसी तरह दीदार करो। सेलर और मार्लन ने टार्च की रोशनी से उसके चेहरे को देखा। फिर एक ने हैरत से चीख कर कहा, चमनेरी यू फूल, ये तो नौजवान औरत है, तुम्हें माँ बनाने के लिए बूढ़ी औरत नहीं मिली? चमनेरी ने पूछा, क्या माएँ जवान नहीं होती? होती हैं, मगर ये जवान औरत तो तुम्हारी माँ की बजाय बेटी मालूम हो रही है। तुम हमारा वक्त ज़ाया ना करो, सच सच बताओ ये कौन है? सच्ची बात इस दुनिया में तस्लीम नहीं की जाती। फिर भी मैं बता रहा हूँ, दरअसल मेरी मम्मी 25 बरस पहले मर चुकी थी। उनकी रूह मुझसे मिलने के लिए बेचैन थी। आज सोनिया तैयारी से छलांग लगाने के बाद सर्दी से ठुठर कर मर गई। ऐसे ही वक्त मेरी मम्मी की रूह इसके मुर्दा जिस्म में समा गई। मार्लन ने चीख कर पूछा, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या ये वही सोनिया है जिसे तुम यहाँ हलाक करने आए हो? जी नहीं, सोनिया तो मर चुकी है। ये तो सिर्फ सोनिया का जिस्म है, वरना हकीकतन ये मेरी मम्मी है। मार्लन ने गुस्से से कहा, यू नॉनसेंस, तुम्हारे मुतल्लिक सही इतला दी गई कि तुम नीम पागल हो, मगर हम पागल नहीं हैं। हम अभी तुम्हारी इस फ्रॉड मम्मी को गोली से उड़ा देंगे। उस वक्त मैं कभी मार्लन और कभी सेलर के दिमाग में झांक रहा था, इसलिए मुझे चमनेरी को कंट्रोल करने का मौका ना मिला। मार्लन की जुबान से यह सुनते ही कि मम्मी को गोली मार दी जाएगी, उसने एकदम से मार्लन पर छलांग लगाई। ऐसे वक्त ट्रिगर पर उंगली का दबाव बढ़ जाता है। चमनेरी की हमाकत से गोली खुद उसे या सोनिया को लग सकती थी, मगर हुआ यूं कि मैं मार्लन के दिमाग में था। चमनेरी के अचानक हमला करने से वो बौखलाकर फायर करना चाहता था। मैंने उसके दिमाग को झटका पहुंचाया तो उसका हाथ सेलर की तरफ घूम गया। सेलर की चीख के साथ ही इसकी राइफल छूटकर गिर पड़ी। दूसरी तरफ फायरिंग की आवाज सुनते ही चमनेरी उछलकर जख्मी सेलर पर गिर पड़ा।
ऐसी सिचुएशन में सोनिया अपने असल रूप में आ जाती है। उसने बिजली किसी तेजी से मालन पर छलांग लगाई, लेकिन इतने भारी बरकन लिबास में वो अंदाजा न कर सकी कि छलांग लगाने के लिए मामूल से कुछ ज्यादा कुव्वत सर्फ करनी पड़ेगी। नतीजा ये हुआ कि वो मालन से टकरा गई और उसके साथ बर्फ गाड़ी पर आकर गिर पड़ी। बर्फ गाड़ी की लगाम को झटका पहुंचा तो इससे बंधे हुए कुत्ते बिदक कर भागने लगे। चमनेरी ने फौरन ही इस सेलर की राइफल उठाई। उसकी मम्मी बर्फ गाड़ी पर उससे दूर होती जा रही थी और मालन उसे लड़ने में मसरूफ था। चमनेरी की समझ में नहीं आया कि मालन को किस तरह निशाना बनाए। उसके कुछ कहने से पहले ही बर्फ गाड़ी दूर होती हुई बर्फ की धुंध में नजरों से ओझल हो गई। चमनेरी ने चेहरे पर से हट को उठाकर चीखना शुरू कर दिया। मम्मी! उसकी आवाज गूंज रही थी। मुझे सोनिया की फिक्र थी, इसलिए मैं उसे चीखता छोड़कर सोनिया के पास पहुंच गया। वहां सोनिया के आसपास बर्फीले मनाजर तेजी से गुजरते जा रहे थे। तेज रफ्तारी से भागती हुई बर्फ गाड़ी पर सोनिया और मालन के दरमियान मुक्केबाजी हो रही थी। उनके जिस्मों पर ऊनी और चमड़ों के लिबास थे, चेहरों पर मास्क चढ़ा हुआ था, इसलिए मुक्केबाजी से किसी को नुकसान नहीं पहुंच रहा था। ऐसे वक्त मुझे ये मालूम करना था कि मालन किस तरह सोनिया पर काबू पाना चाहता है। बात सीधी सी थी कि मैं उसके दिमाग को झटका पहुंचाता तो वो बर्फ गाड़ी से बाहर चला जाता, लेकिन वो शायर ने जो कहा है ना कि झपटना पलटना पलट कर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना, लिहाजा मैंने सोनिया को अपना लहू गर्म रखने के लिए छोड़ दिया। फिर यह कि वो बड़ी जीदारी से लड़ रही थी। जब कोई अपने तौर पर जद्दोजहद में मसरूफ हो तो उसे अपनी सलाहियतों को आजमाने के लिए आज़ाद छोड़ देना चाहिए। मालन की खुशफहमी खत्म हो चुकी थी। पहले उसने सोचा था कि एक औरत को फौरन ही काबू में कर लेगा, मगर वो औरत तो एक बला थी जो लहू उछालने के बाद ही पीछा छोड़ती थी। आखिर मालन ने परेशान होकर सोचा कि मुक्केबाजी और दाव पेच से काम नहीं चलेगा, सिर्फ अपनी कुव्वत से काम लेना होगा। किसी तरह उसे नीचे गिराकर इसकी गर्दन को दबोचना होगा। मैंने सोनिया से कहा, वो तुम्हें गिराकर तुम्हारी गर्दन दबोचना चाहता है। यह सुनते ही सोनिया लड़ते लड़ते गिर पड़ी। उसे छा जाने का मौका दिया। मालन बड़ी फुर्ती से उस पर आया, लेकिन इसके दोनों पांव पर एक लम्हे के लिए ठहर गया। दूसरे लम्हे वो फिजा में बुलंद होकर बर्फ गाड़ी के बाहर चला गया। सोनिया ने इसकी दोनों टांगे मजबूती से पकड़ ली। अब वो गाड़ी के बाहर बर्फ पर ऊंधा मुंह घिसटता जा रहा था। वो ना तो गाड़ी की तरफ वापस आ सकता था और ना ही गाड़ी से लग हो सकता था, क्योंकि सोनिया ने इसकी दोनों टांगे मजबूती से पकड़ ली थी। कुत्ते बेतहाशा भागते जा रहे थे, यानी गाड़ी के आगे 6 अदद कुत्ते थे और गाड़ी के पीछे कुत्तों का मालक घिसट रहा था। उसके बोझ से बर्फ रेजा रेजा होकर झाग की तरह उड़ रही थी। पहले तो उसके चेहरे से मांस का हड अलहदा हुआ, फिर इसका चेहरा बर्फ की सतह से रगड़ खाते हुए गुजरने लगा। वो चीखते हुए अपने सर को इधर उधर घुमा रहा था, मगर कब तक? वह जिस तरफ सर घुमाता था उसी तरफ चेहरे की जिल्द को बर्फ छील कर रखती थी। 1 मिनट के बाद इसकी आवाज मर गई, जिस्म साकत हो गया। सोनिया इसकी टांगे छोड़कर बैठ, फिर लगाम थाम कर कुत्तों को रोकने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद कुत्ते इसके कंट्रोल में आ गए। वो गाड़ी को वापस मोड़कर जब मालन के पास पहुंची तो इस वक्त मालन का चेहरा इसके वजूद से मिट चुका था। ठोस बर्फ से टकराकर इसकी नाक उखड़ गई थी। चेहरे की खाल की जगह गोश्त के लोथड़े और हड्डियां नजर आ रही थी। 70 दर्जा इंजमात के इलाके में जख्मों से खून नहीं रिसता, जख्मों से उभरते ही जम जाता है। इसके चेहरे पर भी लहू की पिपड़ियां जम गई थी। मैंने कहा, सोनिया, उसका लिबास और जूते उतार कर रख लो, ये चीजें कहीं काम आ सकती हैं। वो मेरी हदायत पर अमल करने लगी। उसने पूछा, अब मैं किधर जाऊं? यहाँ तो हर तरफ एक सा मंजर है, बर्फ के सिवा कुछ नजर नहीं आता। पता नहीं मैंने चमनेरी को कहाँ छोड़ा है। मैं चमनेरी की बूझ सूंघना चाहती हूँ, मगर हवा की रफ्तार तूफानी है। शायद वो हवा की मुखालिफ सिमत में है, इसलिए इसकी बू नहीं मिल रही है। मैंने कहा, जरा चंद कदम इधर उधर जाकर देखो जहां से आई हो। इस रास्ते पर बर्फगाड़ी के निशानात नजर आ सकते हैं। उसने मार्लन के कपड़े और जूतों को स्लेज पर रखा, फिर थोड़ी दूर तक बर्फ की सतह पर इधर उधर चलती रही। उसे एक जगह गाड़ी के निशानात नजर आए। वो स्लेज पर आकर बैठ गई, फिर कुत्तों की लगाम थाम कर गाड़ी को उस रास्ते पर मोड़ दिया। हद नजर तक वो निशानात नजर आ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई निशानात मिटते गए। तब ये बात समझ में आई कि बर्फ की सतह पर ताज़ा निशानात नजर आते हैं। इसके बाद हुआ नक्शे कदम हो व गड़े हों, वो सब बर्फ से पुर हो जाते हैं। अब क्या होगा? सोनिया ने पूछा। मैंने कहा, जरा ठहरो, मैं चमनेरी और सेलर की खबर लेकर आता हूँ। वो ऐसा इलाका था कि मुसाफिर राह से बेराह हो जाते थे। मखसूस हालात में कभी कुतुबनुमा और कभी मकनातीसी आले के जरिए मंजिल का पता मालूम हो जाता था, और सोनिया के पास वो दोनों चीजें भी नहीं थी। मैंने चमनेरी के दिमाग में झांक कर देखा। वो अपनी मम्मी के लिए परेशान था। मम्मी अब तक वापस नहीं आई थी, लिहाजा वो अपना गुस्सा सेलर पर उतारा था। सेलर की एक टांग पर गोली लगी थी। वो अपनी टांग पकड़े बर्फ पर बैठा था। चमनेरी ने उसे ठोकर मारते हुए कहा, मेरी मम्मी अभी तक वापस नहीं आई। अगर उन्हें कोई नुकसान पहुंचा तो मैं तुम सबका कीमा बनाकर रख दूंगा। सेलर ने तकलीफ से कराहते हुए कहा, आ जाएंगे, वो लोग वापस आ जाएंगे। तुम इंसानियत का सबूत दो। हमारी स्लेज में फर्स्ट एड बॉक्स था, वो इनके साथ चला गया। तुम्हारे सामान में तिबी इमदाद की दवाएं जरूर होंगी।
वो गॉड सेक वो दवाई निकालो, मैं तकलीफ से मरा जा रहा हूँ। जब तक मम्मी नहीं आएंगी मैं तुम्हारे तड़पने का तमाशा देखता रहूंगा। मैंने चमनेरी की सोच में कहा, अगर ये तड़प तड़प कर मर जाएगा तो मैं कैबिन वालों के मतलब मालूमात हासिल नहीं कर सकूंगा। अपना मकसद हासिल होने तक इसे जिंदा रखना चाहिए। उसने गुस्से से भड़क कर कहा, अरे वाह, इन हरामजादों की वजह से मेरी मम्मी मुझसे बिछड़ गई और मैं इसका इलाज करूं और इसकी ईमानदारी खिदमत करूं? कभी नहीं। मैं और 5 मिनट तक मम्मी का इंतजार करूंगा, फिर इसे गोली मार दूंगा। वो अजीब अड़ियल भैंसा था, बड़ी मुश्किलों से काबू में आता था। मैंने इसकी सोच में समझ आया, मगर मैं मम्मी के लिए इतना फिक्रमंद क्यों हूँ? क्या मैंने नहीं देखा कि इनके पास रूहानी कुव्वतें हैं? मैं भी पहली बार दुश्मन बनकर इन्हें नुकसान न पहुंचा सका। कोई इन्हें दुश्मन बनकर हाथ भी नहीं लगा सकता। वो मालन जैसे दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ेंगी। इस ख्याल से वो मुतमईन होकर सोचने लगा, हाँ, मेरी मम्मी का तो कोई जवाब नहीं है, मुझे उनके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। परेशानी दूर होते ही उसने कहका लगाकर सेलर से कहा, तुम्हारा साथी मेरी मम्मी के हाथों मर चुका होगा, अब मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। वो कहके लगाता हुआ अपने सामान से फर्स्ट एड बॉक्स निकालने लगा। फिर उसने करीब आकर कहा, सेलर, मैं इसलिए तुम्हारे काम आ रहा हूँ कि तुम हमारे काम आओगे। अगर तुमने हमारा साथ न दिया और किसी मकाम पर धोखा देने की कोशिश की तो मैं। सेलर ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, मैं कभी धोखा नहीं दूंगा, तुम जो कहोगे वो करूंगा। मगर इसकी सोच कह रही थी कि वो चमनेरी को कैबिन में पहुंचाने के बाद इंतकाम लेगा। मैंने इसकी सोच में पूछा, मार्लन अगर सोनिया के हाथों हलाक हो जाएगा तो सोनिया इधर वापस कैसे आएगी? अगर नहीं आएगी तो ये पागल का बच्चा मुझे मार डालेगा। वो अपने तौर पर घबराकर सोचने लगा, अव्वल तो मार्लन ऐसा कमजोर नहीं है कि एक औरत से मार खा जाए। वो मेरी मदद के लिए जरूर आएगा। मैंने फिर इसकी सोच में कहा, हाँ जरूर आएगा, लेकिन तारीख पहलू पर भी नजर रखना चाहिए। ये भी सोचना चाहिए कि सोनिया मार्लन पर गालिब आ सकती है। इसकी सोच ने कहा, तो फिर गालिब आकर भी बुरी तरह फंसेगी। इस इलाका में हम जैसे लोगों को भी रास्तों का इल्म नहीं होता। हम बाहर निकलने के बाद कैबिन के रेडियो ऑपरेटर से ट्रांसमीटर के जरिए रब्ता कायम करते हैं और जब हमें कैबिन की तरफ वापस जाना होता है तो हम कुत्तों की लगाम ढीली छोड़ देते हैं। वो कुत्ते अपनी पनाहगाह में रखी हुई खुराक को सूंघकर हमें कैबिन तक पहुंचा देते हैं। मुझे ये मालूम हो गया कि कैबिन तक किस तरह पहुंचा जा सकता है। फिलहाल मैं सोनिया को कैबिन की तरफ जाने का मशवरा नहीं दे सकता था। मैंने सेलर की सोच में कहा, समझ में नहीं आता क्या होने वाला है। अगर स्लेज के कुत्ते सोनिया को कैबिन की तरफ ले जाएंगे तो फिर मैं कैबिन का रास्ता कैसे मालूम करूंगा? वो अपना सर पीटते हुए सोचने लगा, ये मैं कैसी अहमकाना बातें सोच रहा हूँ, जबकि मैं जानता हूँ कि ट्रांसमीटर के जरिए कैबिन वालों को इत्तला दूंगा तो वो मुझे वापस ले जाने के लिए कुत्तों की रहनुमाई में मेरे पास पहुंच जाएंगे। ये सोचते ही उसने एक जोर की चीख मारी। पता चला कि चंपनेरी बड़ी बेरहमी से उसकी टांग से गोली निकाल रहा था। मैंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया, फिर सोनिया को देखने लगा। उस लेज पर बैठी तेजी से कहीं चली जा रही थी। मैंने पूछा, ये तुम कहाँ जा रही हो? उसने जवाब दिया, अभी कुछ नहीं कह सकती, मैंने कुत्तों की लगाम ढीली छोड़ दी है। ये खुद ही भागे जा रहे हैं, मेरा ख्याल है ये सेलों को पहचानते हैं, इसी तरफ जा रहे हैं। नहीं सोनिया, इन्हें फौरन रोको, इन्हें ढीली जाए तो ये सीधे कैबिन की तरफ जाते हैं। वो लगाम को खींचकर इन्हें रोकने की कोशिश करने लगी। गाड़ी रुकते रुकते जरा और दूर चली गई। तब उसने हद्दे नजर तक देखते हुए हैरानी से कहा, फरहाद, ये तो कमाल हो गया। दूसरों के देखने वाली आंखें और सोचने वाला दिमाग मुझे पलक झपकते ही बता देता है कि वो क्या देख रहा है और वो किस बात पर हैरान है। मैंने जान भरकर पूछा, कौन सा कमाल हो गया मेरी जान? वो जोशीले अंदाज में बोली, मुझे वो त्यारा नजर आ रहा है, मैं त्यारे के करीब पहुंच गई हूँ। वेरी गुड, एक मंजिल तय हो गई। मैं चमनेरी को वहां पहुंचा दूंगा। उसके आने तक मैं क्या करूं? उसने पूछा। दीपक राग आता है? उसने पूछा, ये दीपक राग क्या होता है? ये आग लगाने वाला गाना है। अगर तुम तान लगाओगी तो चारों तरफ दिए जल उठेंगे, फिर तुम्हें सर्दी नहीं लगेगी। हाँ, तुम मेरा मजाक उड़ाओगे क्योंकि खुद बड़े आराम से कहीं बैठे या लेटे हो। तुमने याद दिलाया तो मुझे याद आया कि मैं मनीला के गर्म इलाके में हूँ। वरना हकीकत यह है कि तुम्हारे और चमनेरी के दिमाग में आशियाना बनाने के दौरान खुद को बर्फानी इलाके में पा रहा हूँ। तुम लोगों के एहसासात को अपना कर खुद भी सर्दी से ठुठर रहा हूँ, क्योंकि इंसान अपने दिमाग से ज़माने की सर्दी गर्मी महसूस करता है और मेरा दिमाग तुम लोगों के पास है। पास साबित हुआ कि तुम्हारे ख्याल के मुताबिक मैं आराम से नहीं हूँ। तुम ये दिमाग के खेल मुझे ना समझाओ। यहाँ मैं कब तक लगाम थामे बैठी रहूंगी? अगर ढील दूंगी तो ये कुत्ते फिर भागने लगेंगे। जाने मन लगाम को मजबूती के साथ स्लेज से बांध दो ताकि इन्हें ढील ना मिले। अगर स्लेज में रस्सियां या चमड़े के तस्मे हो तो कुत्तों के पिछले दो दो पाँव बांध दो, फिर वो कहीं नहीं जा सकेंगे। क्या खूब मशवरा दे रहे हो? क्या वो मुझे नहीं काटेंगे? इंसान इंसान को काटता है, फिर वो तो फिर कुत्ते हैं। कोशिश करने में क्या अर्ज है? अब मैं चमनेरी को तुम्हारी तरफ रवाना करता हूँ। मैं उसे रुखसत होकर चमनेरी के पास आ गया। वो अनाड़ी डॉक्टर बनकर सेलर का ऑपरेशन कर रहा था। उसकी टांग से गोली निकल चुकी थी, मगर वो बेहोश हो चुका था। मैंने चमनेरी की सोच में कहा, ये बेहोश हो चुका है, मुझे इसकी तलाशी लेनी चाहिए, शायद कोई काम की चीज निकल आए। वो तलाशी लेने लगा। मेरा मकसद था कि सेलर के पास ट्रांसमीटर ना रहे। वो मकसद पूरा हो गया। चमनेरी ने इसकी जेब से पॉकेट साइज ट्रांसमीटर निकाल कर अपनी जेब में रख लिया।
उसकी दूसरी जेब से मकनातीसी आला बरामद हुआ। वो इस आले की मदद से तैयारी की तरफ जा रहे थे। चमनेरी ने उसे भी रख लिया। फिर वो सोनिया के लिए सोचने लगा, मम्मी कहाँ रह गई, अभी अभी तक क्यों नहीं आई? मैंने कहाँ तलाश करूं? मैं फिर परेशान हो रहा हूँ। मम्मी बज़ाहिर सोनिया के रूप में है, लेकिन दरअसल वो एक रूह है, इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। उसकी सोच ने कहा, एक रूह के सामने कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। पहली बार उन्होंने मुझे पुकारा था, अब क्यों नहीं पुकारती? उसकी सोच पढ़कर मैं उलझ गया। वो दुरुस्त कह रहा था और दुरुस्त सोच रहा था, मगर जितनी दानाई से वो सोच रहा था उतनी ही ज्यादा वो अहमक बनाया जा सकता था। मैंने इसकी सोच में कहा, शायद मैंने आवाज दूं तो उनकी तरफ से जवाब मिल सकता है। ये ख्याल आता ही वो जोर जोर से चीखने लगा। मम्मी मम्मी की आवाज चारों तरफ गूंजने लगी। मैंने सोनिया का लहजा इख्तियार करके इसके दिमाग में उसे पुकारा, शमनेरी मेरे बेटे, तुम्हारी पुकार से माँ का कलेजा दहलने लगा है। मुझे आवाज न दो, मैं हैरियत से हूँ। वो खुश होकर चारों तरफ देखने लगा। फिर उसने पूछा, मम्मी आप कहाँ हैं, मेरे पास क्यों नहीं आती? मैंने सोनिया की तरफ से जवाब दिया, बेटे मैं इंसानी जिस्म में पनाह लेने के बाद मजबूर हो गई हूँ। सोनिया का ये जिस्म किसी रहनुमाई के बगैर तुम्हारे पास नहीं आ सकेगा। कैसी अजीब बात है मम्मी, आप यहाँ नहीं आ सकती मगर आपकी आवाज़ मेरे दिमाग में गूंज रही है। हाँ बेटे, माँ की ये आवाज़ सिर्फ तुम ही सुन सकते हो। ये रूहानी कुव्वतें भी अजीब होती हैं, मैं खुद नहीं समझ सकती तो मैं कैसे समझाऊं। बहरहाल मैं त्यारे के करीब पहुंच गई हूँ, तो मकनातीसी आले की मदद से यहाँ फौरन चले आओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। ओके मम्मी, मैं अभी आ रहा हूँ। वो बेहोश सेलर को कांधे पर लाद कर स्लेज के पास आया, फिर उस स्लेज के सामान पर लिटा दिया। उसने और सोनिया ने मालन के हुक्म पर जो हथियार फेंके थे उन्हें उठाकर अपने पास रख लिया ताकि वो सेलर के हाथ न लगे। फिर उसने मकनातीसी आले की सुई को देखा, फिर इसके बाद स्लेज की लगाम थाम कर तैयारी की सिमत बढ़ने लगा। मैं इससे पहले ही सोच की रफ्तार से सोनिया के पास पहुंच गया। वो कुत्तों के पिछले पांव बांध चुकी थी। मैंने पूछा, हेलो काम हो गया? हो गया। मैं तो डर रही थी कि ये काटेंगे, मगर ये बड़ी शराफत से पेश आए। ये अपने रिश्तेदारों के साथ इसी तरह पेश आते हैं। ए बकवास ना करो, अगर तुम सामने होते तो कोई चीज फेंक कर मारती। इतनी दूर से भी फेंक सकती हो, मैं खाए के साथ मर जाऊंगा। वो मुस्कुराने लगी, फिर संजीदगी से बोली, फरहाद ऐसी बातें ना करो कि तुम्हारी कुर्बत के लम्हात याद आ जाएं। मैं बेचैन हो जाती हूँ, मुझे इन हंगामों में उलझा रहने दो, पता नहीं कब मिलेंगे। ये सब मिलने की ही कोशिशें हैं, जब भी खुदा को मंजूर होगा हम अपनी कोशिशों में कामयाब हो जाएंगे। वो एक सर्द आह भरकर खामोश हो गई। मैंने कहा, दुनिया के गर्म इलाकों में सर्द आहें भरी जाती हैं, तुम्हें वहां गर्म आहें भरनी चाहिए। वो मुस्कुराकर सर झटकती हुई बोली, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, और मैं तुम्हें फिराक की मारी महबूबा के मूड में देखने के मूड में नहीं हूँ। चलो जरा हंसकर दिखाओ। मैं नहीं हंसूंगी, कोई जबरदस्ती है? उसका जवाब तुम्हें भी मिल जाता है। ये कहते ही मैंने इसकी जनाना सोच में हंसना शुरू किया। अब अपने दिमाग को नहीं रुक सकती थी, बेख्तियार हंसने लगी। हंसने के दौरान इसने खुद पर काबू पाना चाहा। मैंने कहा, अब मैं मुंह खोल कर हा हा हा। वो बेसाख्ता मुंह खोलकर कहके लगाने लगी। उसने हंसते हंसते पेट पकड़ लिया, फिर शिकस्त खुर्दा अंदाज में सर झटकती हुई बोली, बस करो फरहाद के बच्चे। मैंने उसके दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया। वो गहरी गहरी सांसें लेती हुई बोली, ये क्या बदमाशी है? मैं ये साबित कर रहा हूँ कि वफादार औरतें अपने मर्द के साथ रोती हैं और अपने मर्द के साथ हंसती हैं, जैसा कि तुम न चाहने के बावजूद मेरे साथ हंस रही थी। वो फजा में गुस्सा दिखाती हुई बोली, मेरा बस चले तो मैं तुम्हारे इस टेलीपैथी जानने वाले दिमाग को एक घूंसे में तोड़ दूं। मैं रोमानी अंदाज में फिर फिक्रा चस्त करना चाहता था, फिर ख्याल आया कि वो संजीदा हो जाएगी और ख्यालों की सेज पर बेचैनी से करवटें बदलती रहेगी। मैंने उसे कहा, अच्छा मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं हंसाऊंगा, चलो एक बार अपनी खुशी से मेरे लिए हंस दो। जब मैं तुम्हारे लिए रोती हूँ तो हंस भी सकती हूँ। हा हा हा। जैसे वो दिल खोल कर अपने आप को मेरे हवाले कर देती थी, इसी तरह दिल खोल कर मेरे लिए हंसने लगी। मैंने कहा, मैं तुम्हारी इस मुतरन्नम हंसी को अपने दिल की तिजोरी में रख कर अब थोड़ी देर के लिए तुमसे रुखसत होता हूँ। अब तुम्हारा दिमाग कहाँ जा रहा है? जहाँ मेरा जिस्म है। बहुत देर हो चुकी है, मुझे अपने माहौल की भी खबर रखनी चाहिए। हाँ ये तो ज़रूरी है। देखो सोनिया, मुझे वापसी में देर भी हो सकती है, इसलिए तुम ज़रूरी बातें ज़हन नशीन कर लो। पहली बात यह है कि मैंने चमनेरी के दिमाग में इसकी मम्मी बनकर यह खबर पहुंचाई है कि तुम त्यारे के पास पहुंच चुकी हो, लिहाजा वो आता ही होगा। दूसरी बात यह है कि चमनेरी के पास ट्रांसमीटर है, उसके जरिए कैबन वालों से रब्ता कायम हो सकता है। इसे तुम अपने पास हिफाजत से रखो। चमनेरी से रिवॉल्वर भी ले लो। तीसरी बात यह है कि सेलर जब तक काम का आदमी रहे उसे जिंदा रखो। मैं इसकी सोच पड़ चुका हूँ, इससे कभी वफादारी की उम्मीद ना रखना। चौथी बात यह है कि तुम कभी तैयारे के अंदर न जाना। मालन का जो लिबास और जूते तुमने हासिल किए हैं, इन्हें चमनेरी के हाथ में तैयारे में भेजना, ताकि तैयारे के मसला जवानों में से कोई एक ही जवान और लिबास और जूते पहनकर बाहर आ सके। इस तरह तुम एक एक दुश्मन को बारी बारी शिकार कर सकोगी। सोनिया ने कहा, हाँ ये अच्छी प्लानिंग है, मैं इस पर अमल करूंगी। अच्छा तो फिर जाऊं? हाय किस दिल से कहूं कि जाओ। फिर इसके फड़कते हुए लबों ने मेरी टेलीपैथी का मुंह चूम लिया। मैंने आंखें खोल दी।
दिमाग की स्क्रीन से बर्फानी इलाके के मनाजिर गुम हो गए। बांस की खिच्चियों से बनी हुई एक झोंपड़ी थी। झोंपड़ी के एक कमरे के एक दीवार से दूसरी दीवार तक एक जालीदार झूला तना हुआ था। उस झूले पर मैं आराम से लेटा था। मुझे यहाँ कर यूं लगा जैसे मैं किसी एयर कंडीशन कमरे से निकलकर बाहर की गर्म फजा में सांस ले रहा हूँ। टेलीपैथी के मौसम इसी तरह पलक झपकते ही बदल जाते हैं। मैंने थोड़ी देर इस झूले में लेट कर मुन्नज़ा को याद किया, वो जो मेरी मुंह बोली बहन थी और दुल्हन बनकर इस झोंपड़ी से रुखसत हो चुकी थी। फिर मैंने सोचा कि इसके शौहर नामुदा के दिमाग में झांक कर देखूं, शायद वो मेरे मुतालिक अपना फैसला बदल रहा हो। फिर ये ख्याल आया कि अभी पिछली रात मुन्नज़ा इसकी दुल्हन बनी है, वो लोग प्यार मोहब्बत वाला वक्त गुजार रहे होंगे। मुझे इनके दिमाग में नहीं झांकना चाहिए। मैं झूले से उतरकर खिड़की के पास आया, उसे खोलकर देखा तो बाहर धूप चमक रही थी। मेरी रिस्ट वॉच दिन के 10 बजा रही थी। मैंने खिड़की दोबारा बंद कर दी, वहां से चलता हुआ बाथरूम में गया। 15 मिनट बाद बाथरूम से निकलकर दूसरे कमरे में पहुंचा। मुन्नज़ा की बूढ़ी माँ मुझे देखते इशारों की जुबान में पूछा, कुछ खाओगे? मैंने इस बात में सर हिलाया। मैंने उसे $5 निकाल कर दिए ताकि वो मेरे लिए सिगरेट मंगवा दे। उसने इशारों में बताया कि पैसों की जरूरत नहीं है, नामुदा मेरी जरूरत की हर चीज़ यहाँ फराहम कर चुका है। खाने के बाद मैंने बूढ़ी औरत को इशारों में समझाया कि अब मैं फिर आराम करने जा रहा हूँ, मेरे कमरे में कोई ना आए। मैं वैसे भी मुन्नज़ा नामुदा की तरफ से मुतमईन था कि वो हनीमून मनाने में मसरूफ रहेंगे। शायद वो 2-4 रोज इधर का रुख न करें। मैंने अपने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद किया, फिर एक सिगरेट सुलगाकर इजी चेयर पर बैठ गया। वक्त बड़ा मेहरबान था, मुझे दिमाग की स्क्रीन पर तमाशे देखने की इजाजत दे रहा था। लिहाजा मैं आंखें बंद करके अपनी सोनिया के पास पहुंच गया। इस बार मैंने सोनिया को अपनी आमद की इतला नहीं दी। इरादा यह था कि चुपचाप तमाशा देखता रहूंगा। सोनिया अपने हालात से अपने तौर पर किस तरह निपटती है ये भी देखता रहूंगा। बर्फानी इलाके में पहुंचते ही मैंने सोनिया के दिमाग से चमनेरी की आवाज़ सुनी। वो दूर से अपनी मम्मी को पुकार रहा था। वो चमनेरी की आवाज़ सुनकर चारों तरफ देखते हुए अंदाजा करने लगी कि वो किस सिमत से आ रहा है। फिर उसने जवाब दिया, चमनेरी मेरे बेटे, मैं त्यारे के पास मौजूद हूँ, तुम शायद त्यारे के दूसरी तरफ हो, इधर दरवाजे की तरफ आ जाओ। मैंने चमनेरी के पास पहुंचकर देखा, सोनिया का अंदाजा दुरुस्त था। वो त्यारे के करीब पहुंचकर भटक रहा था। जब सोनिया ने समझाया तो उसे अकल आई कि त्यारे के चारों तरफ गश्त करना चाहिए। वो बर्फ गाड़ी को खींचता हुआ त्यारे के अगले हिस्से की तरफ से घूमकर दरवाजे से कुछ फासले पर पहुंचा तो उसे बर्फ की धुंध में लिपटी हुई सोनिया नजर आ गई। ओ माय डार्लिंग मम्मी। वो दौड़ता हुआ आया, फिर सोनिया को दोनों बाजुओं में उठाकर कहके लगाता हुआ बोला, हा हा, मेरी मम्मी कितनी दलेर हैं। मुझे बताइए मम्मी, आपने मालन से किस तरह पीछा छुड़ाया? यकीनन आपने रूहानी कुव्वतों से सलाह किया होगा। सोनिया ने हंसते हुए कहा, नहीं बेटे, एक मादी जिस्म में समाने के बाद अब मैं रूहानी कुव्वतों से काम नहीं ले सकती। मैं हैरान हूं कि वो सोनिया कैसी खतरनाक फाइटर थी। देखो ना, जिस्म तो इसी का है, ये लड़ने वाले हाथ पांव भी इसी के हैं और ये तेजी से सोचने वाला दिमाग भी उसी का है। बस इस दिमाग से दाव पेच निकलते गए, ये दोनों हाथ उसकी मरम्मत करते रहे। फिर इस दिमाग ने मुझे समझाया कि मालन को दोनों टांगों पर रखकर स्लेज से बाहर फेंकते वक्त इसकी दोनों टांगें पकड़ लेनी चाहिए। जब मैंने दिमाग की हिदायत पर अमल किया तो मालन स्लेज के बाहर बर्फ पर ऊंधे मुंह घिसटता चला गया। वो कहती रही, चमनेरी सुनता रहा कि मालन बर्फ की ठोस सतह से किस तरह रगड़ खाता हुआ अमर हो गया। तमाम बातें सुनने के बाद उसने कहा, ये तो बहुत अच्छा हुआ मम्मी, आपको सोनिया का जिस्म मिल गया। अब मैं आपकी तरफ से मुतमईन रहूंगा। मगर ये बात तो समझ में नहीं आई कि मैं पहली बार आपको हाथ क्यों नहीं लगा सकता था। ओह हाँ, याद आ गया, मेरी भी खोपड़ी क्या है। मैं इस वक्त अपनी मम्मी से गुस्सा ही कर रहा था, अब कभी नहीं करूंगा। सोनिया ने मुस्कुराकर पूछा, अब तुम बताओ सेलर कहाँ है? मैंने उसके पाँव से गोली निकाली तो वो बेहोश हो गया। अब वो होश में है और स्लेज पर आराम से लेटा हुआ है। उसके पास एक ट्रांसमीटर और मकनातीसी आला था, वो मैंने रख लिया। वो दोनों चीजें मुझे दे दो और एक रिवॉल्वर भी। चमनेरी ने बिला चूचना सब कुछ उसे दे दिया। फिर सोनिया ने कहा, आप तुम त्यारे के दरवाजे पर जाकर दस्तक दो और उन्हें ये बताओ कि तुमने सोनिया को मार डाला और अब इसकी रूह तुम्हारा पीछा कर रही है। मैं सोनिया और चमनेरी को छोड़कर त्यारे के अंदर पहुंच गया। वहां रॉबर्ट, आर्थर और माइक के अलावा 2 और जवान थे जिनके नाम मैं नहीं जान सका। वो 5 नौजवान त्यारे के अंदर इधर से उधर चल फिर रहे थे, जोर जोर से बातें कर रहे थे ताकि इनके बदन में थोड़ी बहुत हरारत पहुंचती रहे। आर्थर ने अपनी टीम के लीडर से कहा, रॉबर्ट, हम यहाँ 6 घंटे गुजार चुके हैं, अब तक कोई हमारी मदद के लिए नहीं आया। क्या कैबिन वालों ने त्यारा गिरने की आवाज नहीं सुनी? रॉबर्ट ने परेशान होकर कहा, कैबिन तक जरूर आवाज पहुंची होगी, समझ में नहीं आता कि वो लोग हमें नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं एक और घंटा इंतजार करूंगा, इसके बाद मैं खुद। उसकी बात पूरी होने से पहले ही बाहर से आवाज सुनाई दी, कोई दरवाजे को पीट रहा था। वो सब खुशी से उछल पड़े। आ गए, वो लोग आ गए। माइक जेब से चाबियां निकालते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गया। रॉबर्ट ने स्टेन गन संभाल ली। एक नौजवान ने हंसते हुए कहा, रॉबर्ट, इस इलाके में हमारा कोई दुश्मन नहीं है, क्या तुम स्टेन गन से आने वाले दोस्तों का इस्तकबाल करोगे? रॉबर्ट ने बड़ी संजीदगी से कहा, कौन जानता है कि आने वाला वक्त दोस्त होता है या दुश्मन? क्या अपने इलाके में अपने घर में अपने ही दुश्मन नहीं होते?
मेरी बात समझ में ना आए तो इतना ही समझ लो कि मैं मोहतात रहने का आदी हूँ। दरवाज़ा खुल गया, उसके साथ ही तेज़ हवा के झोंके और बर्फ़ के ज़रात अंदर आने लगे। बाहर की धुंध में एक दियो-कामत इंसान नज़र आ रहा था। स्नो मास्क के बायस वो चेहरे से पहचाना नहीं जाता था, लेकिन लोगों ने इसके डैल-डोल से उसे पहचान लिया। रॉबर्ट ने बुलंद आवाज़ से पूछा, "शमनेरी, ये तुम हो?" उसने चेहरे से हद उठाकर कहा, "हाँ, मुझे फ़ौरन अंदर आने दो। मैं बहुत मुसीबत में गिरफ़्तार हूँ।" त्यारा बर्फ़ में धंसा हुआ था। इसके बावजूद इसका दरवाज़ा तकरीबन 5 फीट की बुलंदी पर था। शमनेरी इतना वज़नी लिबास पहनकर अपने 280 पाउंड का वज़न लेकर ऊपर नहीं चढ़ सकता था। उसके लिए जहाज़ की एक लंबी सीट का तख्ता खड़ा किया, फिर उसे दरवाजे से बर्फ़ की सतह तक बिछा दिया गया। जब अंदर आ गया तो फ़ौरन ही दरवाजे को बंद कर दिया गया, क्योंकि बाहर से आने वाली सर्द हवा नाकाबिले बर्दाश्त थी। रॉबर्ट ने पूछा, "तुम्हें केबिन की तरफ जाना था, यहाँ कैसे आ गए?" शमनेरी ने मालन का लिबास और जूते के आगे फेंकते हुए कहा, "बाहर मौत मेरा ताक़ुब कर रही है, मैं भटकता हुआ यहाँ आ गया हूँ।" "तुम क्या कह रहे हो? साफ-साफ कहो।" "मैं क्या कहूँ, जबकि मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मुझे सर्दी लग रही है, काफ़ी पिलाओ।" इसके लिए फ़ौरन ही थर्मास से कॉफ़ी निकाली गई। रॉबर्ट ने पूछा, "क्या तुमने सोनिया को हला कर दिया?" "कर दिया।" उसने कॉफ़ी का एक घूंट लिया। "फिर तुम परेशान क्यों हो? मौत किस तरह तुम्हारा ताक़ुब कर रही है?" उसने एक और घूंट पीने के बाद कहा, "मौत तो बाद में आएगी, अभी तो उसकी रूह पीछा कर रही है।" "क्या बक रहे हो?" रॉबर्ट ने डांट कर पूछा। चमनेरी ने कॉफ़ी की प्याली को फर्श पर पटक कर गुस्से से कहा, तुम मुझे डांट रहे हो? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा।" रॉबर्ट को फौरन ही अकल आ गई कि इसके सामने एक पागल हाथी है, उसे चापलूसी से राम करना होगा। उसने फौरन ही आजिज़ी से कहा, सॉरी मास्टर शमनेरी, मुझसे गलती हो गई। मगर देखो ना, तुम ऐसी बात कर रहे हो जिसे कोई भी ज़हीन आदमी तस्लीम नहीं कर सकता। ये रूह कोई चीज़ नहीं होती। नहीं होती होगी, मगर सोनिया की रूह बाहर मौजूद है। क्या मतलब? वो सभी चौंक कर बंद दरवाजे की जानब देखने लगे। बंद दरवाजे के बाहर सोनिया नजर नहीं आ सकती, लेकिन वो लोग तसव्वुर में इस मुसीबत को फिर जिंदा देख रहे थे। रॉबर्ट ने फिर खुशामदाना लहजे में कहा, मास्टर चमनेरी, तुम बहुत समझदार हो। मुसीबत के वक्त कभी परेशान नहीं होते। अब भी तुम्हें पूरे होशो हवास के साथ गुफ्तगू करनी चाहिए। मैं पूरे होशो हवास में हूँ। यकीन ना हो तो बाहर जाकर देख लो। हम देख लेंगे। अगर सोनिया मौजूद होगी तो इसका मतलब यही होगा कि तुमने उसे हलाक नहीं किया है। क्या मैं झूठ कहता हूँ? मैं अपने इन 2 हाथों से इस वक्त तक उसका गला घूंटता रहा जब तक उसका दम नहीं निकल गया। ये हाथ फौलाद के हैं। यकीन ना आए तो कोई अपनी गर्दन पेश करे। वो गला घोंटने के अंदाज में अपने फौलादी हाथों को आगे बढ़ाकर एक एक का मुंह तकने लगा। सब पीछे हट गए थे। आर्थर ने कहा, मास्टर, हमें तुम्हारी ताकत का अंदाजा है, मगर ऐसा भी हो सकता है कि गला घोंटने के दौरान सोनिया ने अपनी सांस रोक ली हो और तुम्हें धोखा देने के लिए मुर्दा बन गई हो। कभी नहीं। उसे मार डालने के बाद मैंने इसकी नमाज देखी थी। मैं नाड़ी नहीं हूँ। मैंने उसे बर्फ में दफन कर दिया था, फिर आधा घंटे तक वहां खड़ा रहा। वो बर्फ की कब्र में आधे घंटे तक सांस रोक सकती है? वो सब एक दूसरे का मुंह तकने लगे। मैं रॉबर्ट के दिमाग में मौजूद था। इसकी सोच कह रही थी, ये पागल का बच्चा हमारा दिमाग खराब करने आ गया है। मैं कैसे यकीन करूं कि सोनिया का गला घोटने के बाद और उसे दफन करने के बाद भी वो जिंदा हो गई? उसे ला करने के दौरान चमनेरी ने जरूर कोई गलती की होगी। आर्थर ने चमनेरी से पूछा, अच्छा, तो वो आधे घंटे के बाद बर्फ की कब्र से जिंदा निकल आई? चमनेरी ने जवाब दिया, नहीं, मैं आध घंटे बाद वहां से आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद मैंने देखा वो चंद कदमों के फासले पर मेरे सामने खड़ी हुई थी। मैं उसे देखकर बौखला गया। वो मेरे करीब आती हुई बोली, तुम मुझे नहीं मार सकते। आंखें फाड़ फाड़ कर देखो। मरने के बाद अब मेरी रूह अपने तमाम दुश्मनों से इंतकाम लेगी। चमनेरी ने टेलीस्कोप लगी हुई गन को हाथों में लेकर कहा। फिर मैंने अपनी ये गन संभाल ली। वो मेरे करीब थी। मेरा निशाना चूक नहीं सकता था। मैंने उसके दिल का निशाना लेकर फायर किया, मगर यह देखकर मेरी हैरानी की इंतहा न रही कि वो जिंदा खड़ी रही थी। रॉबर्ट के सिवा तमाम सुनने वालों ने यूं सांसें रोक ली थी जैसे ये वाकया उनकी निगाहों के सामने हो रहा हो। रॉबर्ट बहुत ही मजबूत कुव्वत इरादी का मालिक था। अपने नजरियात से हटकर कभी किसी रूह की मौजूदगी तस्लीम नहीं कर सकता था। माइक ने पूछा, मास्टर, हो सकता है कि तुम्हारा निशाना चूक गया हो? मैंने भी यही सोचकर फिर बेदर पे फायरिंग की, मगर वो मेरे सामने कहके लगाती रही। रॉबर्ट चुपचाप उसे बेयकीनी से देख रहा था। उसने आहिस्तगी से पूछा, मास्टर शमनेरी, तुम्हारा रिवॉल्वर कहाँ है? सोनिया के पास है। तुमने उसे दिया है? नहीं, उसने मुझसे छीन लिया। अच्छा, तो वो रूह रिवॉल्वर चलाना जानती है? हाँ, जानती है। तो फिर इसने तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ दिया? वो कहती है कि पहले तुम सबको हलाक करेगी, आखिर में मुझे मारेगी। इसने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम लोगों को त्यारे से बाहर निकालूं। अगर हम बाहर जाने से इनकार करें तो? चमनेरी ने पूछा, मगर हम यहाँ कब तक कैद रह सकते हैं? रॉबर्ट ने कहा, जब तक कैबन से मदद ना पहुंचे। इस इमदाद को तो इसने बाहर ही खत्म कर दिया है। क्या मतलब? वो लोग फिर एक बार चौंक चमनेरी को तकने लगे। मतलब ये कि कैबन से 2 शख्स स्लेज पर बैठकर इधर आ रहे थे। सोनिया ने इनका रास्ता रोक लिया। इनमें से एक का नाम सेलर है और दूसरे का नाम मार्लन था। उसने सेलर की टांग पर गोली चलाई, फिर मार्लन से मुकाबला करते वक्त स्लेज पर गिर पड़ी। वो दोनों स्लेज पर लड़ते हुए दूर चले गए। मैंने मौका पाकर सेलर की टांग से गोली निकाली, फिर उसे
अपने स्लेज पर डालकर यहाँ भागता चला आया। अच्छा, तो सोनिया मालन से लड़ती हुई कहीं दूर चली गई है? नहीं, वो तो मेरा पीछा छोड़ना ही नहीं चाहती। मेरे आने से पहले ही वो यहाँ पहुंच गई। उसने मालन के कपड़े और जूते मुझे देकर कहा कि मैं तुम लोगों तक पहुंचा दूं। वो सब फर्श पर पड़े हुए कपड़े और जूतों को परेशानी से देखने लगे। रॉबर्ट ने बड़े ही ठहरे हुए लहजे में कहा, मास्टर चमनेरी, रूहों के मुतालिक तुम्हारा अपना एक अकीदा है। मैं ऐसे इनकार करूंगा तो तुम नाराज हो जाओगे। लिहाजा मैं तुम्हारे अकीदे को तस्लीम करते हुए अपने नजरियात के मुताबिक अपने साथियों से कहता हूँ कि सोनिया अभी तक जिंदा है। रूह के मुतालिक ये कहा जाता है कि वो नदीदा शह है, इसे कोई छू नहीं सकता, जबकि सोनिया मालन से बाकायदा लड़ती रही थी। बहरहाल मैं मास्टर चमनेरी के सामने इस मौजू पर बहस नहीं करना चाहता। अब हम में से एक आदमी ये लिबास और जूते पहनकर बाहर जाएगा। मास्टर चमनेरी, तुम अपना स्नो मास्क और चश्मा हमें दे दो। चंपनेरी अपने चेहरे से स्नो मास्क उतारने लगा। रॉबर्ट ने बाहर जाने के लिए आर्थर का इंतखाब किया। आर्थर जहाज के एक गोशे में जाकर कपड़े पहनने लगा। रॉबर्ट ने करीब आकर सरगोशी में कहा, आर्थर, मुझे शुबा है वो मक्कार औरत चमनेरी को बेवकूफ बना रही है। हो सकता है कि उसने बड़ी मकारी से उस पागल को दोस्त बना लिया हो। बाहर सोनिया से सामना हो तो उसे धमकी देना कि अगर वो तुम्हें हलाक करेगी तो तैयारे के अंदर इसके दोस्त चमनेरी को हलाक कर दिया जाएगा। शायद इस धमकी से हमारा काम बन जाए और वह हथियार फेंक दे। बिलाशुबा रॉबर्ट बहुत ज़हीन था कि चंपनेरी जैसे अहमक की जान बचाने के लिए सोनिया हथियार नहीं फेंकेगी, लेकिन वो इसके सोच के बरक्स प्लानिंग थी। और ये तो मैं ही समझ सकता था कि सोनिया ने अगरचा मकारी से चमनेरी को बेटा बनाया था, ताहम इस रिश्ते को निभाते वक्त वो मकार नहीं बन सकती थी। वक्त आने पर चमनेरी के लिए हथियार भी फेंक सकती थी। आर्थर लिबास, जूते और स्नो मास्क पहनने के बाद दरवाजे पर आ गया। इसके लिए दरवाजा खोल दिया गया। फिर वो अपने एक साथी से स्टेन गन लेकर बाहर जाने लगा। चमनेरी परेशान होकर सोच रहा था कि स्टेन गन से उसकी मम्मी को कोई नुकसान ना पहुंचे। मैंने इसकी सोच में कहा, मेरे चेहरे से परेशानी जाहिर हो रही है। ये रॉबर्ट बहुत चालाक है, मेरी परेशानी को भांप लेगा। मुझे बिल्कुल मुतमईन रहना चाहिए, मम्मी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस ख्याल के साथ ही वो अपने आप पर काबू पाने लगा। इसकी तरफ से मुतमईन होकर मैं तैयारे के बाहर आर्थर के दिमाग में पहुंच गया। बाहर ऐसी तेज हवाएं चल रही थी जैसे कोई बदरू सिसकती और कराहती हुई गुजर रही हो। सोनिया ने शायद आर्थर को देख लिया था, इसलिए बड़े ही डरावने अंदाज में आवाजें निकाल रही थी। आर्थर सहम कर रुक गया। नीम तारीकी, नीम धुंधली रोशनी, वो हवा सिसक रही थी या किसी बदरू का बुलावा था। वो चंद कदम आगे बढ़कर चारों तरफ देखने लगा। कोई नजर नहीं आ रहा था। यूं लग रहा था जैसे मौत बर्फ के धुंधलके में छुपी हुई इसका इंतजार कर रही हो। मुश्किल ये थी कि बर्फ की सतह पर मौत के कदमों की चाप सुनाई नहीं दे सकती थी। वो कुछ और आगे बढ़ा तो उसे सामान से भरा हुआ स्लेज नजर आया। उसे देखते ही उसने हट को उठाकर आवाज दी, सोनिया। उसकी आवाज दूर तक गूंजती चली गई, मगर सोनिया नजर नहीं आई। वो और आगे बढ़ गया। अब उस स्लेज पर कोई लेटा हुआ नजर आ रहा था। उसने फिर आवाज दी, कौन है? उठकर सामने आओ और अपने दोनों हाथ उठाकर रखो। लेकिन स्लेज पर लेटने वाले ने इसके हुक्म की तामील नहीं की। आर्थर ने स्टेन गन का रुख इसकी जानब करते हुए कहा। चमनेरी के बयान के मुताबिक वो सेलर ही हो सकता था। उसने हाथ लगाकर देखा तो वो सर्दी से अकड़कर मर चुका था और अब इसकी लाश पर ऐसा सब बर्फ जम रही थी। आर्थर ने एक कदम पीछे हटकर सोचा, बेचारा जख्म की ताब न लाकर मर गया। अब इसका लिबास और चेहरे का मास्क वगैरह उतार लेना चाहिए। ये चीजें मेरे साथियों के काम आएंगी। मैं नहीं चाहता था कि दुश्मनों को दो लिबास मिले और बेयक वक्त दो आदमी सोनिया से मुकाबला करने बाहर आए। मैं इसे रुकना ही चाहता था कि अचानक इसके हाथों पर एक जबरदस्त ठोकर पड़ी। स्टेन गन इसकी गिरफ्त से निकलकर अब बर्फ गाड़ी के दूसरी तरफ चली गई। वो मौत जो अपने कदमों की चाप नहीं सुनाती, वो आर्थर के दाएं तरफ खड़ी हुई थी। आर्थर ने बड़ी फुर्ती से उस पर छलांग लगाई। यूं तो इंसान फितरतन बुलंदी की तरफ छलांग लगाता है, लेकिन जब वो पस्ती में आया तो उसके पांव अपने वजूद के बोझ से बर्फ में टखनों तक धंस गए। इससे पहले कि वो बर्फ की सर्द बंदिशों से निकलता, इसकी गर्दन के नीचे एक कराटे का जबरदस्त हाथ पड़ा। वो आगे की तरफ झुक गया, फिर पीछे से एक लात पड़ी तो इसके कदम उखड़ गए और वो ऊंधे मुंह बर्फ की सतह को चूमने लगा। वह बुज़दिल और कमजोर नहीं था, लेकिन इसके और मौत के दरमियान ये फर्क था कि मौत तकरीबन आध घंटे से खुले बर्फानी माहौल की आदी हो गई थी और वो पहली बार त्यारे से बाहर आकर सर्दी से ठुठर रहा था। मार खाते वक्त एक तरह से मजा आ रहा था क्योंकि बदन में हरारत पहुंच रही थी। अब की बार वो बड़ी फुर्ती से हमला करने के लिए उठा, फिर पंतीरे बदल बदल कर चारों तरफ घूमने लगा। मगर वो हमला किस पर करता? मौत फिर आंख मचोली खेल रही थी, कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसने सोचा, मौका गनीमत है, बर्फ गाड़ी के दूसरी तरफ जाकर अपनी स्टेन गन उठा लेनी चाहिए। ये सोचते ही वो दौड़ता हुआ तेजी से उधर गया। इतनी ही तेजी से स्लेज की दूसरी तरफ मौत उछल कर खड़ी हो गई। स्टेन गन का दस्ता हथौड़े की तरह उसके सीने पर लगा। उसके बाद हथौड़े बरसते ही चले गए। तैयारी के अंदर गहरी खामोशी छाई हुई थी। वो सब बेचैनी से आर्थर की वापसी का इंतजार कर रहे थे। बाहर का मंजर देखने के लिए वहां मुसाफिर बरदार तैयारे की खिड़कियां नहीं थी। उस तैयार में पैराशूट के जरिए उतरने के लिए एक दरवाजा
और घुटन से बचने के लिए छत पर एक वेंटिलेटर था जिस पर बर्फ जम गई थी। वहां से भी देखने की कोशिश की जाती तो सिर्फ आसमान नजर आता। साउंड प्रूफ त्यारे में बाहर की आवाज भी नहीं आती थी।